अगला जो हमारा चैप्टर आता है दूसरा नंबर, जो बुक का यूथ कंपटीशन जो हमारी बुक है, जिसमें यूपी पीसीएस के पेपर 5 और 6 दिए हुए हैं। तो दूसरा चैप्टर जो हमारा चालू है, जो उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, उसका चैप्टर है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उत्तर उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व, उस संबंध में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम करते हैं इस संबंध में। जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में, एक सेकेंड, हाँ, प्राचीन काल में प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला के का विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन काल में क्या क्या आता है? जो पाषाण काल आता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाषाण कालीन से संबंधित चीजें प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ, यानी वास्तुकला वही तो होती है। वास्तु माने होता है जो घर वगैरह बनाया जाए, कहते नहीं हमारे घर का वास्तु खराब है। तो उसी तरह वास्तुकला के अंतर्गत मतलब कि जो उनकी हड़प्पा सभ्यता में कैसे घर बनते थे, तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे हुलास, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, तो ये हड़प्पा स्थल पाए गए हैं, उनकी खुदाई हुई थी, तो उनके वास्तु यानी घर निकले हैं, मकान निकले हैं, नगर निकले हैं। इसी प्रकार से हम 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात करेंगे, जब बौद्ध काल था, उस समय कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, वास्तुकला कैसे डेवलप हो रही थी। मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, अशोक सम्राट ने क्या क्या बनवाया था। फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के समय में बात करेंगे कि किस तरह से गुप्तों ने बनवाया था, मंदिर बनवाए थे, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, भीतरी स्तंभ लेख हो गया, गाजीपुर में हो गया, कहोम का मंदिर हो गया। तो ये सारे, तो इस तरह से हम चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इस तरह से एक ग्राफ के जरिए समझने कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में क्या क्या स्थापत्य था। तो पाषाण काल में क्या क्या स्थापत्य थे, हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, महाजनपद काल में क्या क्या था, मौर्य मरणोत्तर काल में जो अशोक का समय था उसमें क्या था, गुप्तोत्तर काल में क्या स्थापत्य था, इसके बारे में हमको इसके महत्व और इसके चीज़ों के बारे में पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न था, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन काल में वास्तुकला कैसी थी। तो प्रश्न का उत्तर में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश वास्तुकला के क्षेत्र में एक समृद्ध परंपरा का द्योतक रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम नगरीय सभ्यता यानी हड़प्पा से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक अनेक वास्तुकलात्मक कार्यों के विशद प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रदेश में वास्तुकला का विकास मानव जीवन में विस्तार, समृद्धि, राज्य के स्थायित्व, लोगों के कला प्रेमी होने के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। यानी जो वास्तुकला का विकास तभी तो होगा जब मानव जीवन का विस्तार हो रहा होगा, उसकी समृद्धि आई होगी। जब समृद्धि आएगी तभी तो आदमी घर बनाएगा, शहर बनाएगा। और ऐसी की स्थिति में आवश्यकता होती है कि राज्य में स्थायित्व हो, यानी राज्य का स्थायित्व, कानून व्यवस्था हो, लोगों की कला प्रेमी होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अब पाषाण काल की बात करें तो बेलन घाटी क्षेत्र में, यानी जो मिर्जापुर में बेलन घाटी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पे एक बेलन नदी बहती है, तो वही बेलन घाटी। तो बेलन घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण काल युगीन आवास निर्माण के साक्ष्य मिले कि किस तरह से ये लोग आवास बनवाते थे। यानी प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र से पूरा पाषाण युगीन आवास निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। कई जगह हैं इनमें जो पाषाण कालीन है, सराय नहर, महदहा, दमदमा से पाषाण कालीन, और आलमगीर और हुलास जो हड़प्पा कालीन स्थल। आलमगीर यानी पाषाणी के स्थल कौन कौन से, महदहा, दमदमा, सरायनहर है। और हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विकास के साक्ष्य कहाँ से मिले, आलमगीरपुर, हुलास, बड़ा गांव, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। फिर आया द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण आता है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध काल चालू हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें, द्वितीय नगरीकरण के पश्चात, नगरीकरण यही बौद्ध काल में माना जाता है, तो इसमें कह रहे हैं द्वितीय नगरीकरण के पश्चात, जब महाजनपद काल है उसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। तो उसके बाद की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य द्वारा वास्तुकला का सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ हुआ। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों में चुनार, जो मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में पड़ता है चुनार, तो वहीं से लाए गए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यानी अशोक ने जो वास्तुकला का निर्माण कराया है, स्तंभ बनवाए हैं, उसमें चुनार से ही, जो मिर्जापुर सोनभद्र में पड़ते हैं, वहीं से लाल बलुआ पत्थर लाके उसको बनाया है। अशोक का सारनाथ स्तंभ मौर्यकालीन शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुशीनगर में क्या बनवाया है, कुशीनगर में अशोक में निर्मित
बुद्ध स्तूप यानी कुशीनगर में निर्मित स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर निर्मित है। साथ ही श्रावस्ती, कौशाम्बी, रामभर, कपिलवस्तु में निर्मित स्तूप उत्कृष्ट कलात्मक विकास को प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्त शासकों ने वास्तुकला के विकास को संरक्षण प्रदान किया। इनके काल में भी बहुत ज्यादा वास्तुकला का विकास हुआ। इस युग की कला में सौंदर्य और एवं विशालता का अद्भुत समन्वय मिलता है, मिश्रण मिलता है। मंदिर निर्माण का वास्तुकला का उद्भव गुप्त काल से ही माना जाता है। यानी जो मंदिर बनाने की कला जो हमने सीखी वो गुप्त काल में ही चालू हुई थी। इससे पहले मंदिर नहीं बनाए जाते थे, मंदिर जैसी कोई संरचना पहले नहीं मिलती थी। इस समय मंदिर निर्माण कैसे पत्थरों से भी बनाया गया और ईंटों से बनाया गया। जो ईंटों का जो पहला मंदिर का जो साक्ष्य मिलते हैं उत्तर भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में, वो भीतरगांव मंदिर है। और इससे पहले पत्थर से मंदिर बनाए जाते थे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी के नीचे पड़ता है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में पड़ता है, कहोम मंदिर, कहोम का स्तंभ लेख प्रमुख है जो गुप्तकालीन है। मंदिर, अब गुप्तकालीन मंदिरों को क्या विशेषता है कि ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, वर्गाकार कक्ष होता था इनमें, चारों तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, एक सभागार होता था जो गर्भगृह से जुड़ा होता था, गर्भगृह होता था। मंदिर गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था और जो शिखर हो, ये शिखर युक्त मंदिर बनाए जाते थे। कालांतर में मंदिर बनाने के लिए पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। पंचायतन शैली क्या थी? पंचायतन शैली में होता यह था कि पंचायतन शैली में जैसे एक मुख्य मंदिर ऐसे बना, एक मुख्य मूर्ति बना दिया और आसपास चार मूर्तियां ऐसे अन्य या भगवानों की स्थापित कर दी ऐसे करके। तो यहाँ मुख्य देवता है, यहाँ गौड़ देवता है, यानी जो थोड़े से कम मंदिर में प्रमुख देवता माने जाते होंगे, इसको कहते थे पंचायतन शैली। ठीक है, तो गुप्त काल में पंचायतन शैली के मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था। इस समय मूर्ति कला, स्तंभ निर्माण कला, जो भीतरी स्तंभ हो गया, प्रयाग स्तंभ हो गया, स्तूप निर्माण, स्तूप यानी क्या क्या बन रहा है, मूर्ति कला, स्तंभ निर्माण, ठीक है, स्तूप निर्माण, मृदभांड यानी बर्तन निर्माण की प्रगति देखी गई। अब आगे निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में वास्तुकला का विकास प्रगति पर था। गुप्तोत्तर काल में भी स्थापत्य कला के कार्य किए गए थे। केंद्रीय सत्ता जब पतन हो गई तथा क्षेत्रीय राज्यों राजवंशों का उदय हुआ और फिर इनमें संघर्ष के फलस्वरूप कुछ समय तक यह कार्य निम्न स्तर पर पहुंच गया, नहीं हो पाया, लेकिन जिसका पुनः विकास मध्यकाल में देखने को मिल रहा है। जब हर्षवर्धन आ जाते हैं तो फिर से स्थायित्व आ जाता है और फिर से ये चीजें चलने लगती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली, ठीक है, मथुरा मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो पश्चिमी भाग है ना हमारा, ऐसे करके ऐसे जो जाता है ऐसे करके, तो ये जो पश्चिमी भाग में मथुरा है और यहीं पे एक विशेष प्रकार की प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व यानी कहें ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल के लगभग पहले ही जब कुषाणों का शासन आया तो मथुरा में एक विशेष प्रकार की मूर्ति निर्माण कला शैली का विकास हुआ। उसी की विशेषताएं प्रमुख हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मथुरा जो मूर्तिकला शैली है, मथुरा जो मूर्तिकला शैली है वो मुख्यतः कुषाणों के संरक्षण में, जो कुषाण शासक कनिष्क था उसकी भी इसमें मूर्ति मिली है। कुषाणों ने इसको संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं के काल में ये मूर्तिकला शैली विकसित हुई। इस काल में बुद्ध, मुख्य रूप से बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियां बननी चालू हुई। जैसे बुद्ध हो गए, उनके किसी बोधिसत्व हो गए और बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया, चित्रित करने का प्रयास किया गया। जैसे बुद्ध की जन्म की, उनके घर गृह त्याग की, उनके राज्याभिषेक की, उनकी ज्ञान प्राप्ति की, उनके धम्म चक्र प्रवर्तन की, उनके महापरिनिर्वाण की, यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय का चित्रांकन किया गया। कैसे? मूर्तियों के माध्यम से ये चीजें दर्शाई जाने लगी। और कई मुद्राओं में बना, जैसे अभय मुद्रा हो गया, स्थानक यानी खड़ी मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां बननी चालू हुई, बैठे आसन पर बैठे हुए मुद्रा में बैठे बननी चालू हुई। इसके साथ साथ किसकी किसकी मूर्तियां बननी चालू हुई? जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बननी चालू हुई। अब जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, इसकी पहचान होती है कि जो भी जैन तीर्थंकर बनाए जाते थे वो भी गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठे होते थे, लेकिन उनके छाती पे एक त्रिभुज होता था और त्रिभुज पर कमल का अंकन होता था, यानी कमल का चिन्ह बना रहता था। तो उससे पता चलता है कि ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बननी चालू हुई, यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा बननी चालू हुई और
और तो और कनिष्क जो उस समय एक महान राजा हुआ कुषाणों का, उसकी भी एक मूर्ति मिली, लेकिन उसमें सिर गायब है। उसमें जो अंकित है नीचे कुछ लिखा हुआ है, उससे पता चलता है कि ये कनिष्क की मूर्ति है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यही वाला। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित मूर्तिकला शैली का उद्भव संभवतः कहा जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में, यानी ईसा मसीह का जिस समय जन्म हुआ था उसी के आसपास लगभग कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था। कुषाण शासकों के संरक्षण में इस मूर्तिकला शैली में उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण किया गया, जिसकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं पूरे विश्व में रही। वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बननी चालू हुई ना, इससे पहले किस मूर्ति नहीं बनती थी, लेकिन जो मूर्तियां बननी चालू हुई, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही बनी थी। यहाँ भगवान बुद्ध, उनके बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों, हिंदू देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं, कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा इत्यादि मूर्तियां निर्मित की गई और इनमें से कुछ यहाँ पे पाई गई हैं। मथुरा मूर्तिकला शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं, तो प्रमुख विशेषताएं देखिए, इस शैली में क्या किया गया, लाल चित्तीदार पत्थर का प्रयोग किया गया। लाल चित्तीदार पत्थर का और सफेद चित्तीदार पत्थर का प्रयोग किया गया। बुद्ध की मूर्तियां विविध रूपों में हमको मिलती हैं, जैसे खड़े मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, वरद हस्त मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, आसन मुद्रा यानी बैठे हुए मुद्रा में। और बुद्ध की जो प्रतिमा होती थी, ठीक है, उसके पीछे, सिर के पीछे एक प्रभा मंडल होता था। प्रभा मंडल जैसे ऐसे बुद्ध हैं, ये हैं, उनके पीछे सिर है, सिर के पीछे से देखे होंगे भगवान वगैरह होते थे, तो उनके पीछे एक प्रभा मंडल होता था। तो मथुरा मूर्तिकला शैली की मुख्य विशेषता है कि बुद्ध की विभिन्न विविध रूपों में मूर्तियां मिलती हैं। उसके साथ साथ जो बुद्ध की प्रतिमा होती थी, उनके सिर के पीछे एक प्रभा मंडल होता था। बुद्ध को कम वस्त्र पहने दिखाया गया है, और जो मूर्तियां होती थी वो अलंकरण युक्त है, यानी सजावट युक्त है, यानी कम वस्त्र है, अलंकरण युक्त है। और बाल और मूछ यानी दाढ़ी मूछ विहीन मूर्तियां हैं, दाढ़ी मूछ नहीं है इसमें। कुषाणों के संरक्षण में विकसित हुई, ठीक है। और कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा भी मिली है, जिस पर सिर रहित प्रतिमा मिली है, यानी सिर नहीं, लेकिन कैसे पहचान करते हैं, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज देवोपुत्र कनिष्क, ये अंकित है। मथुरा शैली की मूर्तियों में मतलब मूर्तियों के अतिरिक्त क्या मिला है, वेदिका स्तंभ भी प्राप्त होते हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मिली हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां क्या है कि विशिष्ट ये है कि इनके सीने पे त्रिभुज अंकित होता था, त्रिभुज में कमल रहता था। दूसरी चीज ये है कि चौकोर एक पत्थर की पट्टिका होती थी, उस पर बनाया जाता था। तो इस शैली में निर्मित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर निर्मित होती थी। अजान बाहु, खुली छाती, छाती पर एक त्रिभुज में कमल का अंकन होता था, जिसको कहते थे श्री वत्स चिन्ह कहा गया है। हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां मिली हैं, जैसे सूर्य प्रतिमा, चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, संकर्षण की मूर्ति, मोरोली आदि का निर्माण किया गया। सूर्य प्रतिमा को मानव रूप में लंबी कोट पतलून पहने रथ पर सवार दिखाया गया है। यहाँ पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का, जैसे उनके जन्म, राज्याभिषेक, निष्क्रमण, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र यानी जब उन्होंने ज्ञान दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि का कुशलता पूर्वक अंकन मूर्ति निर्माण में किया गया है। मथुरा शैली में शारीरिक भाव भंगिमा, मौलिकता, सुंदरता, रचनात्मक विविधता का कलात्मक सृजन किया गया। मथुरा मूर्तिकला शैली न केवल उत्तर प्रदेश अपितु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के उच्च मानकों का प्रदर्शन करती है, यानी बहुत अच्छी है। मथुरा मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी मतलब प्रबल हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी कि उत्तरी भारत के अन्य भागों में, जैसे पंजाब का संघोल स्थल, एक पंजाब में एक स्थान है संघोल, वहां पर भी फैल गई। और आगे चल के 5वीं 6वीं शताब्दी तक जब उत्तर प्रदेश के सारनाथ में और कौशाम्बी में मूर्तियां बनाने का चलन हुआ, तो मूर्तिकला के केंद्र जब बने, तो मथुरा मूर्तिकला शैली का स्पष्ट प्रभाव उनमें देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये और विशेषता क्या कह रहा था कि ये जो मथुरा मूर्तिकला शैली है, संस्कृति धर्म कला की त्रिवेणियों के इसमें दर्शन होते हैं। मथुरा शैली का क्षेत्रीय विस्तार अहिछत्र, ठीक पांचाल महाजनपद जहाँ था, श्रावस्ती, सोंक, वाराणसी, कौशाम्बी तक जाता है। अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला यानी वास्तुकला के विकास की व्याख्या कीजिए। तो मौर्य काल में क्या क्या बनवाया गया, तो मौर्य काल में वही अशोक थे, सम्राट अशोक,
और तो ज़्यादा साक्ष्य मिलते नहीं। तो सम्राट अशोक ने क्या क्या बनाया मौर्य काल में वास्तुकला? तो सम्राट अशोक द्वारा क्या क्या बनवाया गया? सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ बनाए गए हैं, लघु स्तंभ बनाए गए यानी छोटे स्तंभ बनाए गए हैं, वृहद स्तंभ बनाए गए हैं, बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए। इनके ऊपर विभिन्न पशुओं की मूर्तियों को अंकित किया गया है। कहीं शेर बिठा दिया है, कहीं सांड है, कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है। ये सारी चीजें अंकन किया गया है। तो मूर्ति कला, ये स्तंभ बनाए गए हैं। स्तूप भी कई जगह बनाए गए हैं सम्राट अशोक द्वारा। कई जगह स्तूप भी बनाए गए हैं सम्राट अशोक द्वारा। कई स्तूप, जैसे धर्मराज का स्तूप जो सारनाथ में, वो अशोक ने ही बनाया, स्तूप बनाए गए हैं। स्तंभ के ऊपर पशुओं का अंकन किए गए। तो ये सारी चीजें हैं मौर्य काल में स्थापत्य कला, ये वास्तुकला। और इसमें सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है? जो स्तंभ कला है। स्तंभ कला में जो सारनाथ में है, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाला कहते हैं, जिसमें चार सिंह ऐसे करके चारों दिशाओं में ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और नीचे अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं। चार नीचे जानवर बैठे हुए हैं, जैसे सांड है, हिरन है, घोड़ा, सांड, हिरन, घोड़ा, और एक कोई और है, ठीक है ना। इस तरह से तो मौर्य काल में स्थापत्य कला वास्तुकला के बारे में, चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में। तो मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला वास्तुकला के विकास का की व्याख्या करें। तो मौर्य काल में वास्तुकला का सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ हुआ, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता थी। अशोक ने धम्म नीति पालन की थी, तो बहुत ज्यादा शांति वगैरह रहती थी, तो निर्माण कार्य बहुत अच्छा हुआ। मौर्य काल में वास्तुकला का सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमाण प्रदेश के विविध क्षेत्रों से प्राप्त अशोक के शासन काल में निर्मित स्तूप, स्तंभ और लोक कला के रूप में कलाकारों द्वारा लोक रुचि के विषय, जैसे यक्ष यक्षिणियों की प्रतिभा बनती थी, मृदभांड यानी बर्तन बनते थे, इनका निर्माण किया गया। यानी अशोक ने स्तूप, स्तंभ और अन्य क्या किया? यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा और बर्तन, मृदभांड भी बनाए गए। जो सारनाथ से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जिसपे जो अशोक चक्र जिसमें लगा हुआ है, चार शेर बैठे हुए हैं, यही वाला। तो सारनाथ से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है, मूर्ति निर्माण परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यही भारत का राज्य चिन्ह है, अशोक चक्र, जिसमें चार सिंह ऊपर है और नीचे अशोक चक्र लगा हुआ है, बीच में चार जानवरों का उल्लेख किया गया है। ये वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। गोलाकार वेदी पर चार दिहाड़ते हुए शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई। उस वेदी के निचले भाग में चार पशु हैं, घोड़ा, सांड, हिरण, हाथी। घोड़ा, सांड, हिरण, हाथी, इनको गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। निर्माण योजना में मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक माना जाता है। जो चक्र है वो घूम रहा है, वो इसीलिए कहते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन, ये प्रगति चलती रहती है। ये स्तंभ किससे लाया गया है? चुनार, यानी जो मिर्जापुर सोनभद्र में चुनार है, वहां से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, मेरठ और प्रयागराज से भी अशोक के स्तंभ प्राप्त होते हैं। अब ये जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, इसकी मुख्य विशेषता है क्या है कि एक ही पत्थर से निर्मित बनाया गया है। एकाश्म पत्थर निर्मित है, इसके ऊपर चार सिंह है, चक्र जो है उसमें 24 तीलियां हैं, चार पशु हैं, ठीक है। उसके बाद अशोक की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा मानी जाती है। सम्राट अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का भी निर्माण कराया गया। कहाँ कहाँ? कुशीनगर, मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, कौशाम्बी, पिपरावा, सारनाथ में भी कराया गया था एक, सारनाथ, वाराणसी, श्रावस्ती। इन सभी का वर्णन जो अशोक ने करवाए थे, इनका वर्णन जब छठी सदी, इसमें 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में वेन आए थे, उन्होंने किया है अपनी ह्वेनसांग के भारत में जो लिखी है उन्होंने बुक। मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट जो सर्वोत्तम उदाहरण है मूर्तिकला के लिए विकास काम हुआ क्या? अशोक स्तंभों को मंडित करने वाले, यानी अशोक स्तंभों के ऊपर जो मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में दर्शनीय होते हैं। यानी जो अशोक स्तंभों के ऊपर जो विभिन्न मूर्तियां पशुओं की अंकित है, उन्हीं से पता चलता है कि उस समय मौर्य युग में मूर्तिकला का विकास कितना अच्छी तरीके से हुआ था। नाथ के जो धर्मराज का स्तूप है, जो सारनाथ में धर्मराज का स्तूप है, उसका निर्माण अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए और उसमें एक स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने, उसका नाम है धर्मराज का स्तूप। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति मानी जाती है, जिसका चित्रण मौर्य काल में देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक के नेतृत्व में वास्तुकला का विकास कार्य सराहनीय रहा है। तो वहीं लोक कला भी अपनी पूर्णता के पथ पर बढ़ रही थी।
मौर्यकालीन वास्तुकला निसंदेह तकनीकी विकास का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो आया गुप्त काल के संबंध में वास्तुकला क्या थी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्तकालीन वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। नहीं, गुप्त काल में किस तरह से वास्तुकला का विकास हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो देखते हैं चलिए। संस्कृति के विविध क्षेत्रों में, जैसे कहते हैं गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय गणित, विज्ञान, साइंस इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ। उसी तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ। संस्कृति के विविध क्षेत्रों में विकास के साथ साथ स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास गुप्त काल में हमें दिखाई देता है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में अद्भुत अद्भुत कलात्मक क्रियाशीलता दिखाई देती है। गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंदिर मिले? एक तो कानपुर में ही हमारा है भीतरगांव मंदिर, एक है ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एक है गाजीपुर में भीतरी मंदिर। ये शायद इस जो गाजीपुर वाला है ये स्कंदगुप्त ने बनाया था। कहोम मंदिर देवरिया में बना हुआ है। इसकी विशेषताएं, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यानी जो मंदिर बनाए थे वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिन्होंने मंदिर संभव ऐसा कहते हैं, यानी सबूत इस बात के हैं कि जो भी मंदिर बनने चालू हुए, यानी मूर्तियां बननी चालू हुई थी बुद्ध की सबसे पहले किसके समय? कनिष्क के समय में। लेकिन जो मंदिर बनने की कला आई उससे ही बाद में हिंदू धर्म में मंदिर बनने की कला ज़्यादा मतलब विकसित हुई। तो मंदिर बनने की जो कला सबसे पहले चालू हुई वो गुप्त काल में ही चालू हुई। इस समय जो गुप्तकालीन मंदिरों को क्या विशेषता है कि मंदिर जो बनाए जाते थे ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बना दी जाती थी। छत पहले क्या होता था, प्रारंभ में छत जो होती थी सपाट होती थी, लेकिन आगे चलकर शिखर युक्त बनाया जाने लगा। जो कानपुर का मंदिर है वो शिखर युक्त है। मंदिर वर्गाकार कक्ष में निर्मित किए जाते थे। ये देखिए वर्गाकार कक्ष में मंदिर ऐसे करके से निर्मित किए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण होता था गर्भगृह, जो जहाँ पे मुख्य देवता होते थे। गर्भगृह की दीवारों पर अलंकरण होता था, नहीं सजा दिया जाता था। बहुत सारी आसपास मूर्तियां होती थी या चित्रकारी कर दी जाती थी अन्य अन्य चीज़ों से। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। जैसे प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे भक्तजन वो करते थे, प्रदक्षिणा करते थे। जैसे कामतानाथ मंदिर, कामतानाथ पर्वत है चित्रकूट में, वहाँ पे लोग परिक्रमा करते तो वही परिक्रमा ही प्रदक्षिणा पथ में किया जाता है। आप चले जाओगे उसमें जैसे सऊदी अरब में जो बना हुआ है काबा, तो उसके चारों ओर भी वो लोग प्रदक्षिणा ही करते हैं। वो प्रदक्षिणा पथ होता है, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं वो लोग, देखे होंगे। तो वो भी उसी तरह से का कुछ उसको समझ सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। और जो प्रवेश द्वार होता था वहाँ पे गंगा और यमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण होती थी। या तो इनको देवियों के रूप में प्रकट करके वहाँ पे बना दिया जाता था प्रवेश द्वार में, गर्भगृह के जो प्रवेश द्वार है जो दरवाजा है वहाँ पे, या फिर उनको नदियों के रूप में दर्शाया जाता था। और गर्भगृह के सामने ही एक पंडाल होता था, जैसे स्तंभ युक्त मंडप सजा होता था, जैसे खंभे युक्त मंडप बना दिया जाता था जहाँ पे बहुत सारे कामकाज धार्मिक आयोजन वगैरह बाबा वगैरह प्रवचन देते थे। तो स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण किया जाता था गर्भगृह के सामने। ये कालांतर में जो आगे चल के गुप्त काल में मंदिर कैसे पंचायतन शैली में निर्मित हुई, वही पंचायतन शैली के बीच में एक मुख्य मूर्ति हो गई, आसपास चार मूर्तियां और हो गई जो सामान्य देवता इधर मुख्य देवता, ऐसे इसको पंचायतन शैली कहते हैं। सभी मंदिर पत्थर निर्मित है, लेकिन एक कानपुर में जो भीतर गांव मंदिर है वो ईंट निर्मित, यानी ईंट निर्मित और पत्थर दोनों तरह के मंदिर इस समय बनने चालू हुए। गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन सारनाथ का धमेक स्तूप, इन्होंने सारनाथ में, जैसे सारनाथ में सम्राट अशोक ने भी एक बुद्ध स्तूप बनाया था, बौद्ध स्तूप बनाया था, उसको कहते थे धमेक स्तूप, उसको कहते थे धर्मराज का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनाया था। गुप्त शासकों ने भी बनाया एक स्तूप यहाँ पे, इसको 128 मीटर ऊंचा है और बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर इसका निर्माण किया गया है। इसको धमेक स्तूप कहते हैं और 128 फीट ऊंचा है, सोच के देखिए। सम्राट अशोक की भांति गुप्त राजाओं ने भी अनेक भव्य और ऊंचे पाषाण निर्मित स्तंभ बनाए थे। तो जिस तरह से सम्राट अशोक भी स्तंभ बनवाते थे उसी तरह गुप्तकालीन राजाओं ने भी स्तंभों का निर्माण कराया। लेकिन अंतर यह था कि जो इनके जो स्तंभ थे, जो गुप्त राजाओं के स्तंभ थे, गुप्त राजाओं के स्तंभ थे वो कैसे थे? वो या तो चतुष्कोणी थे, यानी चार चार भुजाओं वाले थे, या अष्टकोणी थे। और इन पर जो ऊपर मूर्तियां होती थी वो क्या होती थी? या तो गरुड़ की होती थी या सिंह की होती थी। ऐसे पता चलता है इनका कि ये गुप्त सम्राटों की। और तो डेटिंग से वगैरह कार्बन डेटिंग से भी कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन सारनाथ का धमेक स्तूप 128 फीट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया। सम्राट अशोक की भांति गुप्त राजाओं ने भी अनेक भव्य और ऊंचे पाषाण के यानी पत्थर के स्तंभ निर्मित कराए। गुप्त काल के स्तंभ चतुष्कोण यानी चतुष्कोण और अष्टकोण आकृति में बने हुए। गुप्त सम्राटों
के जो स्तंभ उसका शीर्ष है उस पर प्रायः विष्णु के वाहन गरुड़ और सिंह की प्रतिमा उत्कीर्ण होती है। प्रमुख अभिलेखों में जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जो इलाहाबाद में, मथुरा स्तंभ लेख है मथुरा में, समुद्रगुप्त इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की है। फिर मथुरा में भी एक जगह स्तंभ और शिलालेख है, गढ़वा शिलालेख है, करमदंडा अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख है। गुप्त काल में मृदभांड कला का भी सम्यक विकास दिखाई देता है। विभिन्न देवी देवताओं पशु पक्षियों की मूर्तियों को बनाया गया। मृदभांडों का जिस समय निर्माण किया जाता था तो बड़ी ही चिकनाई से, चिकनाहट के साथ, सुदलता से उनका निर्माण किया जाता था, सुडौलता से। कौशाम्बी, श्रावस्ती, मथुरा आदि स्थलों से बृहद स्तर पर मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में प्रारंभ हुई मंदिर निर्माण शैली कालांतर में और अधिक विस्तृत हुई और उत्तर प्रदेश में नागर मंदिर निर्माण शैली में अनेक मंदिर बनाए गए। पर्सी ब्राउन भी इनके बारे में देवगढ़ के दशावतार मंदिर को क्या कहते हैं? उच्चतम कलात्मक भावना से परिपूर्ण इसको बताया है। अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में विकसित सरकी वास्तुकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सरकी वास्तुकला शैली क्या है? फिर इसी में एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली के संदर्भ में सरकी स्थापत्य शैली का वर्णन कीजिए। जो यानी इसका कहने का मतलब है जो सरकी वास्तुकला शैली है वो इंडो इस्लामी वास्तुकला स्थापत्य शैली है या वास्तुकला शैली है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हुआ यह था कि जो तुगलक वंश का महान शासक था यानी अच्छा शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तुगलक वंश के शासनकाल तक ये उसी के अंदर में था, जौनपुर भी उसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे मलिक सरवर ख्वाजा जहां नाम का एक किन्नर था, उसने यहाँ पर सर की एक अलग नए राजवंश की स्थापना की। चूंकि उसकी जो मलिक सरवर ख्वाजा जहां था, इसकी उपाधि थी मलिक उत्सर्ग इसकी उपाधि थी, इसीलिए जो इसने जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की उसको सरकी राजवंश कहते हैं। अब इसके जो गोद लिए बच्चे होंगे या इसके जो जो भी उत्तराधिकारी थे, इनका शासन लगभग 100 वर्षों तक रहा। तो इस समय इन्होंने कलाकारों को, वास्तुकारों को, कला को बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया। इस समय बहुत ज्यादा इसका विकास दिखाई देता है और एक नई स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ समझ में आता है। ठीक है, तो इसकी जो सरकी स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसकी विशेषताएं यही हैं कि इसमें हिंदू नहीं इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली है, यानी भारतीय और इस्लामी वास्तुकला शैली का मिली हुई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इसमें हिंदू और इस्लामी शैलियों का बेहतर समन्वय दिखाई देता है। यहाँ पे मीनारें नहीं दिखाई देती, जैसे ताजमहल में जाओ तो बगल में बड़ी बड़ी मीनारें नहीं लगती हैं, बीच में ताजमहल है, चार तरफ मीनारें हैं, तो वो इसमें यहाँ पे मीनारें नहीं है। स्तंभ जो भी बनाए गए चौकोर बनाए गए, दहलीज छोटी बनाई गई है। यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई अटाला मस्जिद, वो महत्वपूर्ण मंदिर है, बड़ी मस्जिद है, बड़ी फेमस मंदिर है, लेकिन दरअसल वो अटाला देवी मंदिर है, उसी को तोड़ करके ये बनाया गया था। उस गढ़वाल वंश के शासक थे विजय तंत्र, उन्होंने इसको बनवाया था। बाद में सरकी शासकों ने इसको तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे मेहराब के साथ आयताकार जो मेहराबें होती हैं, जैसे मेहराब ये देख लो, ये मेहराब हो गया, आपने देखा होगा जैसे ताजमहल गए होंगे या कोई भी लाल किला गए होंगे तो ये देखे होंगे, ये प्रवेश द्वार के पास ये होता था, इसको कहते हैं मेहराबे, जहाँ पे प्रवेश द्वार होता था और ईंटें आपस में सटा करके एक दूसरे के सहारे बनाई जाती थी, प्रवेश द्वार होता। तो मेहराब के साथ विशाल आयताकार तोरण यानी प्रवेश द्वार सरकी मस्जिदों की मुख्य विशेषता है। यानी मेहराब के साथ में एक प्रवेश द्वार होता था आयताकार। मेहराबों का उपयोग जौनपुर की तीनों मस्जिदों में किया गया है, चाहे अटाला मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, लाल दरवाजा मस्जिद हो। ये किस लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाई गई हैं। इनमें नक्काशी और जालीदार का कार्य बखूबी और सुंदर ढंग से किया गया है। इनकी अनूठी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो प्रार्थना कक्ष ये लोग बनाते थे, ये विशेषता है। दीवारों पर ये लोग साहसी और वीर नायकों का चित्रण किया करते थे, तो ये विशेषता है कि यहाँ पे इनकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि ये लोग प्रार्थना कक्ष बनवाते थे, दीवारों पर साहसी और वीर नायकों का चित्रण किया करते थे, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाते थे,
इसके बाद ये लोग क्या करते थे, इनकी जो निर्माण शैली इसमें मीनारों का अभाव दिखाई देता है, स्तंभ चौकोर है, हिंदू और इस्लामी शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। ये इनकी विशेषताएं, इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं दिखाई दी। इस शैली पर तुगलक शैली का भी हमको प्रभाव दिखाई देता है। तो ये हमने देखा कि मुख्य मुख्य पढ़ लिया कि सर की वास्तुकला शैली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर अगला क्वेश्चन आ गया उत्तर प्रदेश में जो इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली, तो इंडो इस्लामी वास्तु स्थापत्य शैली क्या है कि जो भारत में पहले से स्थापत्य कला शैली चली आ रही थी, हड़प्पा सभ्यता की, बौद्ध काल की, मौर्य मौर्योत्तर काल की, गुप्त गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल, जो भी यहाँ पे स्थापत्य कला शैली जिस हिसाब से निर्माण होते थे, बुद्ध विहारों का, चैत्यों का, ये सारी चीजें निर्माण किया। और जब इस्लाम आया तो इस्लामी स्थापत्य शैली भी हो गई। इन दोनों को मिलाकर जो शैलियां बनी उनको इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण कहाँ हुआ था? सबसे पहले इल्तुतमिश ने इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली के तहत निर्माण कार्य करना चालू किया। वो किया उन्होंने बदायूं में। बदायूं में इल्तुतमिश ने चालू किया था। इल्तुतमिश द्वारा निर्माण कराया गया था एक जामी मस्जिद, हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह, ये बनवाई थी यहाँ पर। और सिकंदर लोदी ने भी आगरा शहर की स्थापना की, यहाँ पर महल मस्जिद बनवाए थे। सर्की शासकों द्वारा भी आगे चल के काम किया गया, क्या अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये सारी चीजें बनाई गई। तो अगर मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं तो ये कह रहा है सर की वास्तुकला शैली की विशेषताएं बताएं। सर की वास्तुकला शैली की विशेषताएं हम देख चुके हैं। फिर कह रहा है इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली के संदर्भ में सर की स्थापत्य शैली की विशेषताओं को वर्णन करें। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कराया था, जिसकी उपाधि मलिक उस्सर्क थी। तो मलिक उस्सर्क होने के कारण सरकी राजवंश कहलाया। लगभग 100 वर्षों तक शासन करने वाले सरकी शासकों ने जौनपुर में हिंदू इस्लामी वास्तुकला शैली का समन्वय करते हुए, दोनों को मिलाते हुए इमारतों, मस्जिदों, मकबरों आदि का निर्माण कराया। सरकी शासकों ने स्थापत्य कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। वस्तुतः अब बात करें इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली के बारे में, थोड़ा सा बताते हैं कि इंडो इस्लामी शैली में निर्मित जो प्रथम इमारतों में बदायूं की जामा मस्जिद, हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई थी। सिकंदर लोदी ने भी यहाँ काम कराया। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और यहीं पर महल मस्जिद बनवाए। सरकी शासकों द्वारा जौनपुर में विस्तृत पैमाने पर निर्माण कार्य कराया गया, जैसे अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, जामी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये हो गए। इसकी विशेषताएं क्या हो गई कि इसकी मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं अगर पढ़ने की बात आई तो मुख्य विशेषता देखते हैं कि ये इनमें मीनारों का अभाव दिखाई देता है। ठीक है, इनमें मीनारों का अभाव देखा है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित कराई गई थी। नक्काशी एवं जालीदार कार्य यहाँ पे कराया गया था। इनकी विशेषताएं क्या है कि इनकी दीवारों पर साहसी और वीर नायकों का चित्रण मिलता है और एक प्रार्थना कक्ष भी यहाँ पर बनाया जाता था। विशेष आयताकार तोरण द्वार होता था। मेहराब, मीनारें होती थी, मीनारें नहीं होती थी लेकिन मेहराब होती थी। मीनार एक प्रवेश द्वार होता था। अब क्या क्या निर्माण कार्य कराया गया? लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, जामा मस्जिद, खालिस मुखालिस मस्जिद। इस प्रकार सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनकर सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद के समय में जौनपुर की इस शैली को पर्याप्त जब संरक्षण नहीं मिला, इसकी वजह से अधिक विकास नहीं हो पाया, फिर भी सरकी शासकों के निर्माण कर वर्तमान में भी अनूठी विशेषताएं प्रदर्शित कर। अगला जो क्वेश्चन है 6वां नंबर, वो है मुगल स्थाप वास्तुकला के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। मुगल वास्तुकला में क्या क्या है? तो मुगल वास्तुकला में हम किसके किसके समय में पढ़ेंगे? सबसे पहले मुगल वास्तुकला के समय हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर ने क्या निर्माण कार्य कराया, संभल में कराया, कहाँ और कहाँ कराया। चार बाग शैली इसी के समय में आई थी। हुमायूं के समय में क्या बना? हुमायूं के समय में दिल्ली में बना था, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं कह सकते हैं इसको। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में उसने बनवाया था, बहुत ज्यादा निर्माण कराया था। प्रयागराज के किले का निर्माण कराया था। जहांगीर के समय में क्या हुआ था? जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बना था। ठीक है, और इत्माद उद दौला जो उसका ससुर था, उसका भी मकबरा, यानी पिता और ससुर दोनों का मकबरा बना, नूरजहां ने इसको बनवाया था। और शाहजहां के समय में क्या हुआ? ताजमहल बनवाया गया था। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। हाँ, इसमें एक विशेषता और दिखाई देती है जो इसके समय की विशेषता है, पित्रा द्यूरा। पित्रा द्यूरा शैली क्या होती थी? पित्रा द्यूरा शैली में जो संगमरमर होता था, ठीक, संगमरमर की इमारत बना दी गई और इमारत में उकेरा गया,
बेल बूटे, फूल पत्ती और हीरे जवाहरात लगा दिए गए या सोने चांदी का पानी चढ़ा दिया गया, उससे बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाया जाता था। आप देखेंगे ताजमहल जाकर या कोई इस्लामी या मुगल कालीन या इस्लामी समय की कोई मुगल कालीन जो स्थापत्य होगा उसको देखेंगे तो ये चीजें दिखाई तो पित्रा दीवार का प्रयोग मिलता है, ये इसकी विशेषता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल कालीन वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। कला और वास्तुकला अपने समय के जो कला और वास्तुकला होती है वो अपने समय की संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास के संदर्भ में परिलक्षित होता है। मतलब ये मुगल काल में जैसे कहते हैं कि जो संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है, उस समय की जो संस्कृति होती है वो इसमें स्थापत्य कला के जरिए प्रकट होती है, कला के जरिए प्रकट होती है। यही मुगल काल के समय में भी बात हो रही है कि मुगल काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास के संदर्भ में यही परिलक्षित होता है। 1526 में जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो इससे हिंदू इस्लामी स्थापत्य को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। हिंदू इस्लामिक स्थापत्य तो पहले से चालू हो गया था, क्योंकि इस्लामिक शासक तो बहुत पहले से आ गए थे, लेकिन एक इसको नया स्वरूप प्राप्त हुआ। वास्तुकला संबंधी मुगल शैली शाहजहां के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अब बाबर के समय मुगल कालीन मुख्य इमारतें क्या क्या बनाई गई जो उत्तर प्रदेश में निर्मित है? बनाई तो मुगलों ने बहुत जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबर ने बनाई थी। कहाँ पे? जा एक संभर में बनाई थी जामा मस्जिद, आगरा में मस्जिद बनवाई थी, उद्यान बनवाया था, चार बाग शैली यही तो लेके आए थे कि पार्क बनाना है इमारत के अंदर। अकबर ने क्या बनाया था? आगरा में एक किला बनवाया था, प्रयागराज में एक किला बनवाया था, अभी भी जाओ इलाहाबाद में है तो संगम के पास। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे भवन बनाए थे, और जौनपुर में एक शाही पुल का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था। जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बना है और उनके ससुर का मकबरा बना है, जहांगीर के ससुर का एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसको इनकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। शाहजहां के समय में ताजमहल बना है, आगरा में निर्मित भवन और आगरा में निर्मित अन्य भवन दिखाई देते हैं। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला शैली की मुख्य विशेषताएं क्या कि इसमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। पित्रा दिवरस शैली का प्रयोग दिखाई देता है, जिसमें संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात जड़े जाते थे या सोने चांदी का पानी चढ़ा दिया जाता था। ठीक है। ताजमहल में ये विशेषता थी, पित्रा दिवरा की विशेषता ताजमहल में और एतमाद उद्दौला के मकबरे में दिखाई देती है। अब बहते हुए पानी का भी प्रयोग किया जाता था, जो महल बना दिए जाते थे, विलास भवन बना दिए जाते थे। तो आज भी देखो तो फाउंटेन वगैरह बहुत सारे। तो ये जो रिवाज चालू हुआ, जो ये प्रथा चालू हुई, संस्कृति आई निर्माण में, ये बहते हुए पानी का प्रयोग, यानी महलों और विलास भवनों में बहते हुए पानी का प्रयोग किया जाता था। जो भी इमारतें बनती थी, जैसे आप ताजमहल को देख लो, कोई भी इस्लामी स्थापत्य को देख लो, तो उसमें क्या है कि गोल गुम्बद होता था, एक बड़ा गुम्बद होता था। जैसे ताजमहल के आसपास ऊंची ऊंची मीनारें नहीं है, चारों कोने पे, तो गोल गुम्बद, ऊंची मीनारें, मेहराब होता था। जैसे ये देखो, ये हो गई मेहराब, यूं तीखी नुकीली होती थी, ये देखो ऊपर नोक है। तो गोल गुम्बद, ऊंची मीनारें, मेहराब होती थी, छत होती थी, खंभे भी बनाए जाते थे सहारा देने के लिए, नुकीली मेहराब, ये देखो नुकीली मेहराब हमने देख लिया। शुरुआत में तो भवन लाल बलुआ पत्थर से प्रयोग किए जाते थे, लेकिन बाद में जब जहांगीर का शासन आया या इससे पहले भी कुछ शासन संगमरमर से, यानी शुरुआती भवन लाल बलुआ पत्थर से बने थे, लेकिन बाद में संगमरमर से निर्मित होने लगे थे। इमारतों पर नक्काशी की जाती थी, वही पित्रा दीवार वाला नक्काशी की जाती थी, सोने चांदी के पानी का प्रयोग किया जाता था, हीरे जवाहरात की जड़ावट होती थी, रंगीन बेलबूटों आदि का प्रयोग किया जाता था। ये इमारतों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता था। अकबर कालीन अगर स्थापत्य की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मेहराबों का संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक प्रयोग दिखाई देता है। यानी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और जो ये मेहराबें हैं, ये मेहराब हो गई, ये मेहराब हो गई। और मेहराबों का प्रयोग संरचना के लिए नहीं है कि सहारा देने के लिए, कुछ नहीं, सजावट के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है। तो अकबर कालीन लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मेहराबों का प्रयोग संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक हो रहा है। स्तंभ युक्त इमारतें बन रही, नक्काशी एवं पच्चीकारी हेतु चमकीले रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नक्काशी करने के लिए चमकीले रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। अकबर द्वारा निर्मित कराए गए फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही निर्मित कराया था। इसमें अलग बहुत बढ़िया बढ़िया इमारतें बनाई हैं, महल बनाए हैं। जैसे अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में, दीवाने आम दीवाने खास बनाया, पंचमहल, जोधाबाई महल, मरियम महल, बीरबल महल, ये सारी चीजें बनी। अपनी उत्कृष्ट कला शैली का, ये सारी चीजें अपनी उत्कृष्ट कला शैली का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर निर्मित तुर्की सुल्तान के महल की सुंदरता को देखकर पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा। ये पर्सी ब्राउन बहुत बड़े इतिहासकार हैं, और ये जिसको देखो वही कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो इसको जो तुर्की सुल्तान का महल है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है तुर्की सुल्तान का महल,
जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसको स्थापत्य कला का मोती इन्होंने कहा है। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में जहांगीर और शाहजहां के समय यानी शाहजहां और जहांगीर के समय में सफेद संगमरमर का प्रयोग होने लगा था। अकबर के समय में शायद नहीं होता था, ये कम होता था, लेकिन शाहजहां और जहांगीर के समय में होने लगा था। अकबर के मकबरे में इस्लामी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध कला का एक मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। जैसे बुद्ध विहार वगैरह बना करते थे, उनका प्रभाव दिखाई दिया। इस ईसाई स्थापत्य था, उसका प्रयोग दिखाई देता है। इस्लामी स्थापत्य, हिंदू, सभी का प्रयोग प्रभाव दिखाई देता है। अब शाहजहां के शासनकाल में निर्मित जो ताजमहल को कौन नहीं जानता भाई। तो शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ताजमहल एक सर्वोत्कृष्ट एवं अनुपम वास्तुकलात्मक रचना है, जो आयताकार आयताकार बना हुआ है। आप देखोगे जहाँ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, 6 अष्टकोणीय वीधियां हैं, खूबसूरत गुंबद हैं, वृत्ताकार मीनारें बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे आसपास मीनारें बनी हुई हैं। पित्रा शैली का कुशलतम उपयोग किया गया है। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां हैं, जो जालियों में जो डिजाइन बनाया जाता है उसको पच्चीकारी कहते हैं। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां हैं। बेल बीटों से सजी दीवारें हैं, बहुत ज्यादा बेल बूटे, पत्तियां, फूल बनाए। इसमें कोई चित्र इसके लिए नहीं बनाया जाता था क्योंकि इस्लाम में यह मनाही है कि कोई चित्र नहीं बना सकता। माप पद्धति का कुशल प्रयोग किया गया था, यानी बेल बूटों का प्रयोग, पच्चीकारी का प्रयोग, जालियां बनाई जाती थी। माप पद्धति का प्रयोग ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ाती है। इतिहासकार हॉवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार साकार प्रतिमा कहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुगल कालीन वास्तुकला का विकास अपनी चरमोत्कर्ष यानी मुगल काल में वास्तुकला का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था। मुगल काल में स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम उन्नति हुई। भव्य महल, किले, मकबरे, मस्जिदें, अन्य निर्माण कार्य को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया मुगल शासकों ने, और इससे वास्तुकला के विकास में अपनी उपयोगिता सिद्ध हुई। इतिहासकार स्मिथ ने क्या लिखा है कि फतेहपुर सीकरी के समान, ये तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं स्मिथ, कि फतेहपुर सीकरी के समान ना तो उससे पहले कुछ बन सका, ना ही उसके बाद कुछ बनना संभव है। यह पत्थरों पर ढाला गया एक रोमांस है। अगला जो हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं वो है अवध के नवाबों का शासन। तो अवध के नवाबों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। तो नवाबों के विषय में थोड़ा सा समरी जान लेते हैं। हुआ यह था कि 1722 ईस्वी में एक मुगल बादशाह हुए हैं मोहम्मद शाह। उन्होंने सादत खान को, जब कानपुर हो गया, कानपुर हो गया और इधर लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, इन क्षेत्रों का सूबेदार बना दिया था। और यही माने जाते हैं कि यही पहले नवाब थे। ये विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में काम किया था। वहाँ पे एक वेधशाला भी बनवाई है लखनऊ में, बहुत सारे। तो ये आगे चल के इनकी नवाबियत की प्रथा ऐसे चालू हो गई। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पे लखनऊ में या आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे निर्माण कार्य किए। आज भी आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको मिलेगा, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, वेधशाला भी मिलेगी। तो सर ये सारी चीजें मिलती, और उन्होंने निर्माण कार्य किया। तो उसकी कुछ विशेषताएं थी। जो विशेषताएं कैसी थी कि उस समय 1722 तक अंग्रेज आ चुके थे, तो यूरोपीय स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं और जो मुगलों की स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं थी, उनको मिलाकर निर्माण कार्य कराया था। क्योंकि इनका प्रभाव नवाबों पर इसलिए ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि मुगल सत्ता यानी जो शासक था वो ज्यादा कमजोर हो गया था, बहुत कमजोर, वो अब नियंत्रण इनके ऊपर नहीं कर रहा था। तो ये लोग लगभग स्वतंत्र अवस्था में कार्य कर रहे थे। तो चलते हैं, समझते हैं अवध के नवाबों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में अवध के नवाबों के शासनकाल में मुख्यतः लखनऊ में ही अनेक निर्माण कार्य कराए गए। लखनऊ में निर्मित भवनों में मुगल कालीन और यूरोपीय स्थापत्य कला शैली, दोनों यूरोपीय और मुगल कालीन स्थापत्य कला शैली का मिश्रण दिखाई देता है। स्थापत्य में धार्मिक के साथ साथ कुछ मस्जिदें भी बनवाई गई हैं, और धर्मनिरपेक्ष यानी स्थापत्य में धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं का भी निर्माण कराया गया है। धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं, जैसे सादत खान ने, जो पहले नवाब हुए हैं, उन्होंने वेधशाला बनाई है कि अंतरिक्ष के बारे में, ज्योतिष के बारे में ज्ञान किया जाए। तो मस्जिदें भी बनी है। तो धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं का भी निर्माण कार्य नवाबों के काल में कराया गया। इस काल में कला को मुख्य संरक्षण प्रदान करने वाले शासकों में कौन था? सादत अली खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, हसमुद्दौला, नासिरुद्दीन हैदर,
मोहम्मद अली, अमजद अमजद अली, वाजिद अली शाह। ये मुख्यतः क्या था कि ये सिया संप्रदाय से आते थे, यानी सिया धर्म को मानने वाले थे। प्रमुख विशेषताएं क्या थी इसकी? प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि नवाबों के समय में जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, सॉरी, मुगल स्थापत्य शैली और यूरोपीय स्थापत्य कला शैली का मिश्रण दिखाई देता है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और जो छत बनाई जाती थी, केंद्रीय छत बिना किसी बीम या गार्डर के उपयोग की ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया जाता था। यानी लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी इमारतें, और जो केंद्रीय छत होती थी उसमें बीम वीम नहीं होती, बल्कि जो पत्थर होते थे उन्हीं को आपस में सटा करके जोड़ करके एक दूसरे से सहारा बनाकर खड़ा किया जाता था। जो भी इमारतें बनी हैं, बड़े बड़े गुम्बद बनाए गए हैं, विशाल गुम्बदाकार इमारतों का निर्माण कार्य कराया गया है, जैसे बड़ा इमामबाड़ा। सादत अली खान जो पहले नवाब हुए हैं, उन्होंने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में वृद्धि के लिए लखनऊ के कहा तरुणवल्ली कोठी में एक वेधशाला बनवाई है। यानी सादत खान ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में वृद्धि के हेतु लखनऊ के तरुणवेली कोठी में एक वेधशाला बनवाई है। फिर सुजाउद्दौला आ जाते हैं। सुजाउद्दौला ने फैजाबाद तो सुजाउद्दौला ने फैजाबाद में, यानी सादत खान ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान के लिए वेधशाला बनवाई, तो आगे चल के सुजाउद्दौला आ गए। सुजाउद्दौला ने क्या बनवाई? फैजाबाद, यानी कि अब अयोध्या। सुजाउद्दौला ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण और विकास हेतु बहुत ध्यान दिया। फिर आसफुद्दौला है। सुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला, उन्होंने लखनऊ को राजधानी बनाकर अनेक भवनों का निर्माण कार्य कराया। बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया का निर्माण कार्य हुआ आसफुद्दौला के समय में ही। वाजिद अली शाह वास्तुकला के महान एवं उदार संरक्षक थे। इस समय छोटे इमामबाड़े की चोटी पर सुनहरा गुंबद का निर्माण कराया गया। लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों में नवाबों के काल में निर्मित कराए गए भवनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे क्या कह रहा है? इनके समय में, यानी नवाबों के काल में, अनेक महल, मस्जिद, दरवाजे, इमामबाड़े, चौकों आदि का निर्माण कराया गया। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अवध के नवाबों के शासनकाल में स्थापत्य कला संबंधी अनेक कार्य कराए गए, जो वर्तमान में भी संरक्षित हैं, और स्थापत्य कला संबंधी गतिविधियों का मुख्य केंद्र उस समय लखनऊ ही था। तो मुख्य मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो इसकी विशेषताएं थी वो मुगल और यूरोपीय स्थापत्य कला शैली से मिलकर बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो केंद्रीय कक्ष की छत थी वो बिना किसी गॉर्डर के या बीम नहीं थी, इसमें ईंटों को ही आपस में जोड़ करके बनाया गया था। गुंबद होते थे बड़े बड़े, और एक खगोल और ज्योतिष विज्ञान के लिए वेधशाला बनवाई गई यहाँ पर के। ये सारी विशेषता। अब क्या क्या यहाँ पे बनवाए गए? तो तरुण लखनऊ में सादत खान ने क्या बनवाया था? तरुण वेली कोठी में एक वेधशाला बनाई थी। सुजाउद्दौला का मकबरा यहाँ बना है। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा बना है। बिबियापुर की कोठी बनी है। हयात बख्शी कोठी बनी है। फरहद क्षेत्र की कोठी। लाल बड़ारेदार महल बना हुआ है। मोती महल, मुबारक मंजिल, ये सारी चीजें उस समय बनी है। छोटा इमामबाड़ा बना है। केसर बाग महल बना हुआ है। ये सारी इमारतें बनी। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो हमारा है उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है ना, उसमें वास्तुकला के विकास पर टिप्पणी करना है। यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि बुंदेलखंड जो हमारा, वैसे तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक राजाओं का शासनकाल आया, और यहाँ पर कई वास्तुकला से संबंधित निर्माण कार्य किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य हुए, उसमें से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो गुप्त काल के समय में निर्माण कार्य हुआ। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय में निर्माण कार्य हुआ। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। चंदेलों के समय में निर्माण हुआ। आपने देखा होगा चंदेल शासकों ने महोबा में बहुत ज़्यादा झीलों का निर्माण कराया। अनेक अनेक झीलें, जैसे राहिल सागर, कीर्ति सागर, विजय सागर, कई सारी झीलें बनवाई। मंदिर भी इन्होंने बनवाए हैं। कलिंजर में किला वगैरह भी निर्माण किया गया है। भव्य महल निर्माण किए गए हैं। नक्काशी वगैरह की गई है। तो जो गुप्तकालीन अगर बात करें तो गुप्तकालीन क्या है? जो हमारे जो बुंदेलखंड है वहाँ गुप्तकालीन क्या क्या बना है? गुप्तकालीन जो हमारा देवगढ़ है, ठीक है ना, देवगढ़ जो ललितपुर में पड़ता है, वहाँ पे 2 मंदिर हैं गुप्तकालीन। एक मंदिर जो है वराह को समर्पित है। ठीक है, ये पहले बना हुआ है, ये पहले बनाया गया है। जो गुप्त काल के दौरान
वराह मंदिर है वो पहले बनाया गया, और दूसरा विष्णु को समर्पित है। ये विष्णु का जो वराह अवतार वाला मंदिर है ये ज़्यादा फेमस है, ये बाद में बना है। तो दो मंदिर हैं। यानी अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में गुप्तों ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए, तो ललितपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे देवगढ़ में दो मंदिर बने हुए हैं गुप्तकालीन। एक मंदिर वराह को समर्पित है और दूसरा विष्णु को समर्पित है। फिर अगर गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में क्या हुआ, तो गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में हुआ ये कि ललितपुर में दो मंदिर बनाए गए। यहाँ भी देखिए देवगढ़ के ललितपुर में गुप्तकालीन दो मंदिर हैं। यानी अगर गुप्त काल के दौरान अगर बात करें तो देवगढ़ में जो ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर में देवगढ़ पड़ता है, वहां पे दो मंदिर हैं। और जो प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहार, उनके भी ललितपुर में दो मंदिर हैं। ठीक है ना, उनके भी ललितपुर में दो मंदिर हैं। ललितपुर में, देवगढ़ में इन्होंने भी, यानी जो ललितपुर है वहां पे एक जगह है देवगढ़, वहां पे दो मंदिर गुप्तों ने भी बनवाए, एक वराह को समर्पित है और एक विष्णु को समर्पित है। उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भी दो मंदिर बनवाए, और दो मंदिर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने ही भी बनाए। ये मंदिर में क्या करते हैं, पंचायतन शैली का निर्माण करते हैं, यानी पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण करते हैं। और जो एक मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों ने जो मंदिर बनवाए हैं, तो दो मंदिर बनवाए हैं ललितपुर के देवगढ़ में। तो एक मंदिर है उसको कहते हैं कुरैया वीर का मंदिर। कुरैया वीर के मंदिर में जो जो गर्भगृह है ना, तो गर्भगृह में जो दीवार है उसकी दीवार पर मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति भी बनाई गई है। यानी जो गुर्जर प्रतिहारों ने मंदिर बनाया है। फिर चंदेलों के समय में भी अनेक मंदिर बने हैं। चंदेलों के जो मंदिर बने हैं वो ग्रेनाइट से निर्मित है। और अगर बात करें, इन्होंने अनेक झीलों का निर्माण कराया है। ठीक है, अगर महोबा में जाएंगे तो बहुत सारी झीलें, भव्य महल छतरियां निर्मित की है, उनमें बारीक नक्काशी और डिजाइन का निर्माण किया है। फिर इसी समय, यानी जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में एक जगह है कलिंजर। कलिंजर में क्या है, कलिंजर में क्या बना हुआ है, नीलकंठ मंदिर है। जो नीलकंठ मंदिर है वो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है ना, नीले पत्थर, और इसी नीलकंठ मंदिर में नीले पत्थर का एक शिवलिंग बना हुआ है, 18 भुजाओं वाली एक विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। तो कलिंजर में ये सारे निर्माण कार्य है। अब चलिए प्रश्न में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इस संदर्भ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला का विकास मुख्यतः दुर्ग और मंदिरों वास्तु के रूप में हुआ। यानी यह तो दुर्ग यानी किले बनाए गए या मंदिर बनाए गए। कार्ली एवं एरण दुर्ग का निर्माण ईसा की प्रथम सदी में अनुमानतः प्रारंभ हुआ था। यानी दो, एक कार्ली में एक एरण में दुर्ग का निर्माण हुआ है, और वो कब हुआ है, ईसा की प्रथम सदी में अनुमान लगाया जाता है। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये प्रसिद्ध स्थापत्य है जो बुंदेलखंड की है। ललितपुर जनपद में, ललितपुर जनपद के देवगढ़ में दो गुप्त युगीन मंदिर निर्माण कराया गया है। जो पहला मंदिर है, ठीक है, प्रथम मंदिर है, और ये दूसरा मंदिर है। जो पहला मंदिर है वराह को समर्पित है और दूसरा मंदिर विष्णु को समर्पित है। और दोनों में गंगा और यमुना को उसके गर्भगृह के प्रवेश पर दिखाया गया है। दूसरा मंदिर जो दशा, और ये जो है पहले पहले बनाया गया है, यानी इसका निर्माण दशावतार मंदिर से पहले किया गया है। और दूसरा मंदिर क्या है, दूसरा जो हमारा मंदिर है, ये देखो दूसरा मंदिर है, दूसरा मंदिर विष्णु को समर्पित है, और यह विस्तृत जगती पर यानी बड़ी जगह पर बनाया गया है। ठीक है, गर्भगृह इसका वर्गाकार है, छत सपाट है, शिखर भी बनाया गया है। गर्भगृह के द्वार पर क्या है, गर्भगृह के द्वार पर उसमें जो हमारा वराह को समर्पित मंदिर था उसमें गंगा यमुना की को दर्शाया गया है। इसमें क्या है, प्रतिहार शासक जो है उनकी मिथुनाकृति कोई है, गण आदि का उत्कीर्ण किया गया। उसके साथ साथ गंगा और यमुना को भी प्रतिष्ठित किया गया है। विष्णु की मूर्ति बनाई गई है, और ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है जो गुप्तकालीन वास्तुकला की परिपक्वता को दर्शाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में अब आएंगे। गुर्जर प्रतिहार काल में अनेक स्थापत्य कार्य करवाए गए। ललितपुर में इन्होंने कुरैया वीर का मंदिर का निर्माण कराया है, जिसके पश्चिमी दीवार पर कहते हैं कि मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की प्रतिमा निर्मित की गई है। पंचायतन शैली में इन्होंने मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया था। वैसे तो गुप्त काल में पंचायतन शैली का निर्माण हो गया था, और उसके बाद पंचायतन शैली का निर्माण इसी तरह से चालू था। तो इसीलिए यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पंचायतन शैली में मंदिर निर्मित होने लगे थे। ललितपुर के देवगढ़ में दो मंदिर प्रतिहार युगीन है। जिस तरह से गुप्त युगीन दो मंदिर हैं देवगढ़ में ललितपुर में, उसी प्रकार से प्रतिहार युगीन भी दो मंदिर हैं। गर्भगृह की दीवार पर देवी देवताओं की छवियों का अंकन किया गया है, अलंकृत किया गया है, यानी सजाया गया। कलिंजर के दुर्ग का निर्माण
चंदेल राजाओं ने करवाया था। यह किला वास्तुकला का भव्य उदाहरण है। यानी कलिंजर दुर्ग का निर्माण किन्होंने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। और कलिंजर में ही मुख्य आकर्षण क्या है? नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर में 18 भुजाओं वाली एक विशालकाय प्रतिमा है। गर्भगृह में नीले पत्थर का शिवलिंग लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है? कामदगिरी पर्वत, रानी महल, जैन मंदिर, 84 गुंबद, ये सारी चीजें प्रमुख है। तो कलिंजर जो है, कलिंजर में अगर बात करें, कलिंजर के दुर्ग का निर्माण चंदेल राजाओं ने, यानी किसने किसने? गुप्तों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने और चंदेलों ने यहाँ पे निर्माण कराया था। तो गुप्तों ने और गुर्जर प्रतिहारों ने देवगढ़ में, जो ललितपुर है देवगढ़ में, वहां पे मंदिरों का निर्माण कराया है। फिर चंदेलों ने कलिंजर में दुर्ग का निर्माण कराया है। ठीक है, वास्तुकला का भव्य उदाहरण है जो कलिंजर दुर्ग का निर्माण के। इस किले के अंदर कई भवन बनाए गए हैं और मंदिर भी बनाए गए हैं। यानी चंदेलों ने जो कलिंजर का दुर्ग बनाया है उसमें कई भवन भी मंदिर बने हैं, महल बने हैं, छतरियां निर्मित हैं और मंदिर भी निर्मित है। यहाँ पर बारीक नक्काशी और डिजाइन बनाई गई है। चंदेल शासकों ने अनेक झीलें, मंदिर, दुर्ग का निर्माण कराया है। ठीक है, अनेक दुर्ग का निर्माण करा है, जिनमें राहिल सागर झील, सूर्य मंदिर, विजय सागर झील, कीर्ति सागर झील, ये सब कहाँ है? ये जो झीलें हैं ये महोबा में स्थित है। अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी झीलें, बहुत सारी, कम से कम महोबा में 12-13 झीलें हैं और बहुत बेहतरीन लगती हैं, बहुत अच्छी। तो ये राहिल सागर, सूर्य मंदिर और ये विजय सागर, ये सब, ये सारी ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है। और चंदेरी का ये देख चुके हैं कि नीलकंठ जो कलिंजर मंदिर बनाया है, कलिंजर का किला बनाया है या दुर्ग बनाया है, उसमें नीलकंठ मंदिर है। ठीक है, नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर में 18 भुजाओं वाली विशालकाय प्रतिमा है। ठीक है, और किसने? चंदेलों ने, परमार देव ने बनाया। नीले पत्थर का शिवलिंग बना हुआ है। उसके साथ साथ कामतगिरी पर्वत, रानी महल, जैन मंदिर, 84 गुंबद बने हुए हैं। चंदेरी का बादल महल, मदरसा, शहजादी का रोजा भी इस्लामी वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी वहां पे बने हुए हैं। जिस प्रकार विभिन्न राजनीतिक उतार चढ़ावों के झंझावतों, यानी उतार चढ़ाव के से गुजरते हुए शासकों द्वारा विभिन्न कलाओं की ऐसी अमूल्य कला निधियों का निर्माण कराया गया, वह उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण हैं। इसके लिए बुंदेलखंड, जो हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो गुप्त राजाओं, प्रतिहार शासकों, चंदेल शासकों, कलचुरियों, बुंदेला शासकों के स्थापत्य कला के विकास का आभारी है। जो अगला 9वां नंबर का क्वेश्चन है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इतिहास में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी अंग्रेजों के समय बात कर रहा है कि किस प्रकार से वास्तुकला का विकास हुआ, क्या इसमें परिवर्तन है, कौन कौन सी सामग्री का यूज किया जाता था। तो उत्तर को अगले तरीके से कैसे? ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए कि जब अंग्रेज आ गए थे तो किस प्रकार की स्थापत्य कला का प्रयोग किया जाता था, कौन कौन सी सामग्री, क्या क्या विशेषताएं होती थी, वो इस प्रश्न के तहत, उत्तर के तहत हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझ लेते हैं कि जब अंग्रेज आए तो इससे पहले क्या बनता था? किले बनाए जाते थे। किले बनाए जाते थे, जैसे मुगल काल में भी किले बनाए, या तो धर्म के आधार पर मस्जिद बनाई जाती थी। ठीक है, मस्जिद बनाई जाती थी, मंदिर बनाए जाते थे, एक बहुत थोड़े बहुत पुल उल बनाए जाते थे, यानी अन्य चीज़ें बहुत कम होती थी। किले बनाए जाते थे सुरक्षा के लिए, महल बनाए जाते थे, मस्जिद बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव किया। धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ, यानी चर्च भी बनाते थे वो, साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बनाए। ठीक है, यातायात के लिए बनाए, रेलवे के लिए बनाए उन्हें। जैसे कि अगर मान लो, जैसे कानपुर का हमारे जो बस स्टैंड है, एक कानपुर का जो रेलवे स्टैंड है, कानपुर का हो गया, लखनऊ का हो गया, आगरा का हो गया, उधर चले जाओ प्रयागराज का हो गया। यहाँ देखो लाल लाल पुता रहता है, गेरू से, गेरू कलर से, और सफ़ेद क्रीम कलर का पेंट पुता रहता है। अब तो बदल रहे हैं, लेकिन तो ये सब अंग्रेजों ने बनाए। तो ये हो गया, चर्च हो गए, बहुत सारे बनाए हैं उन्होंने। कानपुर में मेथोडिस्ट चर्च हो गया, और उसके बाद वहाँ पर कई कई जगह चर्च, जैसे पत्थर गिरजाघर हो गया, यहाँ का इलाहाबाद का पत्थर गिरजाघर हो गया। उसके बाद जो हमारा विधानमंडल लखनऊ में बना हुआ है, जो हाई कोर्ट बना हुआ है इलाहाबाद में, लखनऊ खंडपीठ में बना हुआ है, ये सब उन्होंने बनाया। यानी इसके साथ साथ प्रशासनिक संरचनाएं भी बनाते थे। और तो और इसकी विशेषता ये थी कि ये संरचनाएं बड़े स्तर पर बनाते थे, बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाते थे, उनका क्रियान्वयन भी बड़े स्तर पर करते थे। जो भी संरचनाएं बनाते थे उसमें पर्यावरण को विशेष ध्यान रखते थे। जैसे पर्यावरण को ध्यान रखने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाते थे, रंगीन सजावट के लिए एक रंगीन कांच का प्रयोग करते थे। जो मेहराबें होती थी, जैसे मेहराब होता था, जैसे ऐसे हम देखें अभी इससे पहले कि मेहराब कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे
ये देखिए ये मेहराब होती थी, इनको कहते थे मेहराब। इधर से ईंटें ऐसे करके ऐसे जोड़ते हुए लाते थे, ऐसे सटा देते थे। अब मेहराबें देखो तो ये ऊंची ऊंची ऐसे करके ऐसे जाती थी, देखोगे चर्च वगैरह ऐसे बने रहते, बहुत ऊंची ऊंची ऐसे करके, यहाँ क्रॉस बना होगा, ऐसे करके ये बना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे कांच लगा होगा, ऐसे रंगीन कांच बना होगा, ऐसे करके दरवाजा लगा होगा, ऐसे करके आप देखे होंगे बहुत सारी संरचना। तो ये जो संरचनाएं चली हुई, अब एक ही विशेषताएं क्या है, सबसे पहले जो मेहराबें हो गई थी वो अब नुकीली हो गई थी। देखिए कितना ज्यादा नुकीलापन आ गया था, कांच का प्रयोग होने लगा था। अब क्या हो गया था, पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्टील का प्रयोग हो रहा था। अभी तक इमारत बनाने में आप कोई भी किला देख लो, लोहे वोहे का प्रयोग नहीं होगा, स्टाइल का गारे का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब इस गारे का प्रयोग हो रहा है, कंक्रीट का प्रयोग हो रहा है, स्टील का लोहे का प्रयोग हो रहा है, पर्यावरण को देखा जा रहा है। मेहराबें ऊंची ऊंची हो गई हैं, और प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, कई सारी यूनिवर्सिटी हो गई। आप देखोगे तो उनका प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो उन्होंने नहीं बनवाया, तो ये सारे परिवर्तन उस समय दिखाई देते हैं। तो चलो प्रश्न में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आया, प्रश्न के हिसाब से समझने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटिश शासन की स्थापना ने उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को प्रभावित किया। अब इंडो इस्लामी वास्तुकला की जगह इंडो गोथिक वास्तुकला शैली यानी आइबेरियन शैली का उद्भव हुआ। यानी इंडो गोथिक का मतलब होता है ये भारतीय विशेषताएं भी होंगी, गोथिक यानी कि वहाँ की जो अंग्रेज, जो यूरोपीय क्षेत्र था, वहाँ की बहुत क्षेत्रों के अंग्रेज जब आए थे, तो ये नहीं कि वहाँ का अंग्रेज केवल ब्रिटेन में ही जो चलता था वही लेके आए थे, वो यूरोप में जितनी सारी विशेषताएं भवन निर्माण स्थापत्य कला में होती थी वो सारी लेके आए थे। तो जो सारी थी उन्हीं को कहते थे गोथिक वास्तुकला शैली या आर्बेरियन शैली कहते थे। यानी वास्तुकला जब अंग्रेज आए तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली की जगह में इंडो गोथिक शैली वास्तुकला शैली का विकास हुआ, जिस पर ब्रिटिश स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है यानी दिखाई देता है। यूरोपीय शैली में इमारतों का निर्माण मुख्यतः 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक उत्तर प्रदेश में अगर बात करें वास्तुकला शैली के अंतर्गत मुख्यतः चर्च बनाए गए। यानी ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में क्या वास्तुकला शैली के अंतर्गत अंग्रेजों ने चर्च बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, विद्यालय बनाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बनाए, विद्यालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय बनाए, विधानसभा भवन बनाया, पुल बनाए, सभागार, कंपनी भवन, विश्रामालय, संग्रहालय आदि का निर्माण कराया। अब एक एक करके विवरण प्रस्तुत करेंगे कि लखनऊ स्थित जो विधानसभा का भवन है उसके वास्तुकार सुइनून जेकब और हीरा सिंह थे। ये दो मंजिला जो विधानसभा भवन है, दो मंजिला भवन अर्धचंद्राकार संरचना में निर्मित है। चुनार से लाए गए भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। लखनऊ का जो लखनऊ में लखनऊ का चर्च की बात करें, अब लखनऊ में एक चर्च है सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, कानपुर का मेथोडिस्ट चर्च, वाराणसी का सेंट मेरी चर्च, प्रयागराज का पत्थर गिरजाघर, बरेली का स्टीफन चर्च, सेंट स्टीफन, ये सभी उसी समय के यानी इंडो गोथिक वास्तुकला शैली के उदाहरण है। प्रदेश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों में मान लो लखनऊ रेलवे स्टेशन, वाराणसी का, प्रयागराज का, कानपुर का, आगरा रेलवे से, ये सभी का निर्माण ब्रिटिश काल में कराया गया था। विश्वविद्यालय में चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, ये इलाहाबाद का उच्च न्यायालय हो, लखनऊ खंडपीठ का भवन हो, प्रयागराज का रेलवे कर्जन पुल, एक पुल है, वो इसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान इंडो गोथिक आर्किटेक्चर में बनाया गया था। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये विशाल रूप में यानी बड़ी बड़ी संरचनाएं निर्मित करते थे ये। यानी इंडो गोथिक वास्तुकला शैली में विशाल रूप से निर्मित की जाते थे। इनकी दीवारें पतली होती थी, अभी तक मुगल काल में दीवारें बहुत मोटी होती थी, ये दीवारें पतली होती थी। इनके शिखर ऊंचे शिखर होते थे। इंडो गोथिक शैली जो होती थी उसमें हिंदुस्तानी, फारसी, गोथिक शैली यानी जो यूरोप में चलती थी उसका शानदार मिश्रण प्रस्तुत होता है। यानी जो इंडो गोथिक शैली है उसमें हिंदुस्तानी 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 फारसी, यानी इंडो गोथिक शैली में हिंदुस्तानी, फारसी, गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। इस शैली के अंतर्गत बनी इमारतें इस शैली के अंतर्गत बनी इमारतें इस शैली के अंतर्गत बनी इमारतें की संरचना बहुत बड़ी यानी बड़े स्तर पर बनाते थे। संरचना बहुत बड़ी बड़ी होती थी, क्रियान्वयन भी बड़े स्तर पर किया जाता था, विशाल रूप में निर्मित की जाती थी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की तुलना में इंडो गोथिक शैली में दीवारें पतली होती थी, मेहराबें नुकीली होती थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती थी, पर्यावरणीय दशाओं को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराया जाता था। पहली बार इस शैली में मकान निर्माण में स्टील, लोहा, कंक्रीट, गारे का इस्तेमाल किया गया। निष्कर्षतः
हम देखते हैं कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में यानी इंडो गोथिक वास्तुकला शैली में के तहत बनी इमारतें पूर्व की तुलना में अलग हैं, काफ़ी अलग हैं। इस समय धार्मिक भवन, मकबरा, मस्जिद इसकी जगह आधुनिकता के लिए उपयोगी भवन जैसे प्रशासनिक भवन, न्यायिक, शिक्षा आदि के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों एवं अभिलेखागारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। यानी वास्तुकला जो हमारी पूरी है उसके संरक्षण के लिए रख रखाव में संग्रहालय और अभिलेखागारों का क्या महत्व है, इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं छोटी सी मोटी मोटी बातों में कि अभिलेखागार क्या होते हैं, संग्रहालय क्या होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा अंतर ये होता है, जो संग्रहालय होते हैं उसमें सभी चीजें जो प्राचीन होती हैं, जैसे किसी भवन की कोई चीज हो गई, कोई खंबा हो गया, कोई मूर्ति हो गई, कोई कोई अच्छी डिजाइनकारी कोई वस्तु हो गई, वो सारी चीजें संरक्षण की जाती है, वो रखा जाता है। तो संग्रहालय क्या होता है? एक भवन होता है, एक स्थान होता है, एक संस्था होता है, जहाँ पे हम पुरानी चीजों को, अपने इतिहास की चीजों को, अपनी प्राकृतिक चीजों को संरक्षित रखते हैं। और अभिलेखागार क्या होता है? तो अभिलेखागार ये होता है कि अभिलेखागार में विभिन्न प्रकार के जो सरकारी या फिर ऐतिहासिक दस्तावेज जो होते हैं, जो प्रशासनिक नजर से अच्छे होते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं, और या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उपयोग करते हैं और शोध के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो जो संग्रहालय होता है, जैसे सुने होंगे, संग्रहालय को अंग्रेजी में कहते हैं संग्रहालय को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजियम, और अभिलेखागार को कहते हैं आर्काइव। तो जो संग्रहालय होता है, आप देखे होंगे म्यूजियम में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो ये सामान्य लोग भी जाते हैं, रिसर्च करने वाले भी जाते हैं, अध्यापक भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो विभाग होता है संग्रहालय से संबंधित निदेशालय होता है, वो प्रदर्शनी वगैरह लगाता है। और अभिलेखागार क्या होता है, जिस आम लोगों के लिए खुला नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज वगैरह होते हैं, पुराने से पुराने होते हैं। जैसे अकबर के समय के भी जो दस्तावेज होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे वो होंगे जो अभिलेखागार होंगे, उसमें सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। तो इस प्रश्न को समझने से पहले, ये जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों अभिलेखागारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें दोनों में अंतर क्या है, संग्रहालय क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। संग्रहालय संग्रहालय और अभिलेखागार, संग्रहालय और अभिलेखागार में क्या अंतर होता है? तो संग्रहालय क्या होते हैं? संग्रहालय वे संस्था जो संग्रहालय होती हैं, वे संस्था संग्रहालय वे संस्था या भवन होते हैं जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, कलात्मक, प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और उनको प्रदर्शित किया जाता है। ये चीजें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। तो क्या क्या होता है? तो संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय वह संस्था संग्रहालय वह संस्था या भवन होती है। जैसे म्यूजियम देखे तो एक संस्था होती है, भवन होता है, जहाँ पे पुरानी पुरानी जो ऐतिहासिक होती है, सांस्कृतिक होती है, कोई मूर्ति बनी है, कोई पिछले समय का कोई वाद्य यंत्र है, उनको सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कोई जमीन से निकली हुई कोई चीज है, कोई मुद्रा है, कोई बर्तन है, कोई मूर्ति है, कोई दफनाने की जो विधि है, ये सारी पुरातात्विक, कलात्मक, कोई कला से संबंधित कोई चीज है या प्राकृतिक महत्व की कोई चीज है, उन वस्तुओं को एक तो संग्रहित किया जाता है। जैसे अलग अलग जगह से दूर दूर वस्तुएं पाई गई तो उनको एक जगह मिला के संग्रहित किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है और लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका महत्व उद्देश्य ये होता है कि इसको आम जनता को शिक्षा देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, आम जनता को शिक्षित करना, शिक्षा करना, उसमें जागरूकता लाना, अपने इतिहास से, अपने गौरवशाली संस्कृति से संबंधित, और संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो संग्रहालय एक संस्था या भवन होती है जहाँ पे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, कलात्मक और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संग्रहित, संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? आम जनता को, छात्रों को जागरूक करना, उनको अपने इतिहास से जोड़ना, गौरवशाली परंपरा के बारे में बताना, ये चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, उनको संचालन तो कोई करेगा ना, उनका भवन बनाएगा, उनके लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय 2002 कार्य कर रहा है। फिर हम अभिलेखागार के बारे में समझते हैं। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार अभिलेखागार जो होता है, इसको देखिए,
यहाँ पे थोड़ा सा फोन से तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा सा है, मैंने इसी तरह अपलोड किया, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभिलेखागार क्या होता है, एक संस्था होती है या कार्यालय होता है, ठीक है। जहाँ अभिलेखागार एक संस्था या कार्यालय होती है जहाँ पर प्राचीन दस्तावेज, जैसे पुराने से पुराने दस्तावेज अभिलेखागार में जो अभिलेख होते हैं, जैसे सम्राट अशोक का कोई अभिलेख है, अगर उसको लाना होगा तो वहीं पे हो सकता है, उससे संबंधित कोई अभिलेख होगा, पत्थर पे लिखा हुआ है, किसी मुद्रा पे लिखा हुआ है, कोई पत्र है, कोई दस्तावेज है, कोई सरकारी रिकॉर्ड है, फाइल है, मानचित्र है, पत्राचार है, अभिलेख है, ऐतिहासिक प्रशासनिक दस्तावेजों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों का दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना होता है। जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनको दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। ऐतिहासिक दस्तावेज क्या होते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखों को संरक्षण करना, ये संरक्षण का स्थल होता है। प्रशासनिक और शोध कार्य यानी रिसर्च के लिए इन दस्तावेजों को संरक्षण किया जाता है, तो प्रशासनिक उद्देश्य के लिए और रिसर्च के लिए, शोध कार्य के लिए दस्तावेजों का, चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो ले लीजिए। हाँ, प्रशासनिक व शोध कार्य हेतु इनका प्रयोग होता है। दस्तावेज आमतौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाता, जैसे म्यूजियम में सारी चीजें प्रदर्शित किया जाता है, ये नहीं प्रदर्शित किया जाता। इसमें अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुमति से शोध का शोधार्थी वगैरह यहाँ पे जा जाते, आम जनता सीधे नहीं जाती। प्रशासनिक और कानूनी कार्यों में दस्तावेजों का प्रमाण के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में स्थापित किया गया था, फिर लखनऊ में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका नाम क्या था प्रारंभ में, तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये लखनऊ स्थानांतरित हो चुका है। इसका नाम शुरू में क्या था, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस था, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस था। इस समय 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं। कौन सा, एक प्रयागराज में है, वाराणसी में है और आगरा में है अभिलेखागार है। ये क्या करते हैं, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता प्रदान करने का करते हैं। और एक ये 2 चीजें हो गई, एक हमने पढ़ लिया म्यूजियम, देखो हमने पढ़ा एक म्यूजियम यानी संग्रहालय, एक पढ़ा अभिलेखागार। अब हम तीसरा पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग। इसको पुरातत्व विभाग या पुरातत्व निदेशालय भी कहते हैं। ये क्या करता है, म्यूजियम होता है, वो पुरानी चीजों को, ऐतिहासिक चीजों को किसी स्थान पे संग्रह कर लेता है, लेकिन जो अभिलेखागार का होता है वहां पे विभिन्न पुराने रिकॉर्ड होते हैं, पत्र होते हैं, अभिलेख होते हैं, ये संरक्षित सुरक्षित किए जाते हैं उनसे, ताकि रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। और पुरातत्व विभाग क्या होता है, आप देखे होंगे कहीं भी जाइए, जो पुरानी, जैसे ताजमहल जाइए, कोई पुराना खंडहर जाइए जहाँ पर क्या कहते हैं वो संरक्षित किया हुआ है, तो वहां पे पुरातत्व विभाग का नोटिस लगा होगा, ये कोई बोर्ड लगा होता है। तो ये पुरातत्व विभाग क्या करता है, जो भी विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल होते हैं, जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, जैसे हड़प्पा की साइट हो गई, जैसे हमारे हड़प्पा के बहुत ज्यादा स्थल है, कोई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का कोई राजा महाराजा से जुड़ा हुआ, ये ऐतिहासिक रूप से कोई महत्वपूर्ण है कि हमारे पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे वो कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं, तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल कोई मंदिर होगा पुराना, तो वहां पे इसका लगा रहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश, इसके बारे में सारी चीजें लिखे। तो ये क्या करता है, पुरानी चीजों को वहीं पे संरक्षण प्रदान करता है, उन लोगों को संरक्षित, उन लोगों को क्या करता है, जो लोग इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है, रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तीनों में अंतर हो गया। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो आसानी से हमको ये समझ में आएगा। हमने बेसिक अपनी जानकारी ले ली, अब हम आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों अभिलेखागारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण प्रदेश है, यानी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेकों कलात्मक गतिविधियों का विकास किया गया है। विविध कलात्मक विरासत को संरक्षित करने, यानी विविध कलात्मक विरासत को संरक्षित रखने एवं पुनरुद्धार करने हेतु समय समय पर कई संग्रहालय और अभिलेखागारों की स्थापना की गई है, यानी विविध कलात्मक विरासत को। उत्तर प्रदेश का जो पहला संग्रहालय यहाँ पे बताया गया है 1863 में लखनऊ में बनाया गया था। वर्तमान में कितने 87 संग्रहालय हैं, जिसमें मथुरा संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, ये 2 है। जैसे ये नाम है और इनके नाम के 2-2 संग्रहालय हैं, कई में ज्यादा है। जैसे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये 10 है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये 9 है, लोक कला एवं बाल संग्रहालय 8 है, पांचाल इतिहास परिषद 6, प्रयाग संग्रहालय, राहुल संग्रहालय, भारत कला भवन, ये सारी चीजें। अब संग्रहालय और लेखाकार के बारे में समझेंगे कि है क्या, जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से है। तो संग्रहालय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों, अन्य वस्तुओं को संग्रहित करके
देखभाल करती है। जैसे कहे ना कि संग्रहित करना होता है, संरक्षण करना होता है और प्रदर्शित करना होता है, लोगों को उसके विषय में इतिहास को जागरूक करना होता है। तो कलाकृतियों, जो पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं को संग्रहित करके देखभाल करती हैं। संग्रहालय में रखी गई वस्तुओं के माध्यम से हम अपने इतिहास, संस्कृति, कला, सभ्यता के विकास और धर्म इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्ध काल की कोई चीजें हमको प्राप्त हो गई तो उसी से तो जानते हैं कि वहां पे कौन सा धर्म, किस चीज के विचार चलते होंगे, ऐसे इसी चीज से पता चलेगा। ये संग्रहालय पर्यटकों की सुविधा को भी बढ़ावा देते हैं, यानी पर्यटन भी आकर्षित होता है, इसकी पर्यटक भी आकर्षित होते हैं। जैसे कि हमारा मथुरा संग्रहालय, अगर बात करें मथुरा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय की बात करें, मथुरा संग्रहालय में क्या है, कुषाण और गुप्त काल युगीन संस्कृत की वास्तुकला की महत्वपूर्ण वस्तुएं संग्रहित है। कुछ संग्रहालयों की बात करें, मथुरा संग्रहालय में कुषाण और गुप्तकालीन या गुप्त युग की संस्कृत की वास्तुकला संग्रहित है। बौद्ध राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां यानी प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, धातु प्रतिमाएं आदि संग्रहित है। उत्तर प्रदेश, अब ये जो टॉपिक है ये अभिलेखागार से नीचे संग्रहालय से संबंधित, तो अभी संग्रहालय पढ़ रहे हैं तो संग्रहालय पढ़ दे। संग्रहालय क्या होता है, सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का केंद्र होता है, जहां पर प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित करके, जैसे ऊपर लिखा हुआ, संग्रहित करके राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति का दर्शन शोधकर्ताओं, बुद्धिजीवी और सामान्य जनमानस को कराया जाता है। यहाँ से रिसर्च करने वाले भी आते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, विद्वान लोग होते हैं, जाते हैं, देखते हैं अपना कल्चर, भाई देखते हैं अपना इतिहास, ये जाते हैं, सामान्य जनता भी जाती है, देखती है। संग्रहालय का कार्य कलाकृतियों का संग्रह करना, संरक्षित करना, शोध कार्य करना और उन्हें प्रदर्शित करना होता है। प्रदेश में जितने भी अब संग्रहालय, जितने भी म्यूजियम बनेंगे तो किसी न किसी चीज के अंतर्गत तो बनेंगे। तो 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो प्रदेश में समस्त संग्रहालयों का विकास करना, बिल्डिंग भवन बनता है, उसका संचालन होता है, रखरखाव होता है, ये सारी चीजें होती है कि नहीं। तो प्रदेश में समस्त संग्रहालयों के विकास, उनके नियंत्रण, प्रभावी पर्यवेक्षण, यानी विकास, नियंत्रण, प्रभावी पर्यवेक्षण, नए संग्रहालयों की स्थापना करना है, उनके भवनों का निर्माण करना है, कलाकृतियों का संरक्षण करना है, प्रदर्शन करना है, कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई थी। अब अभिलेखागार के बारे में पढ़ देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की स्थापना 1949 में की गई थी। सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से की गई थी। इसे 1973 में, यानी सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से राज्य के अभिलेखागार की स्थापना की गई थी और 73 में इसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। लखनऊ में इस इसका कार्य क्या होता है, अभिलेखों का समुचित संरक्षण करना। इसके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में। अभिलेखागार क्या करता है, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता प्रदान कर रहा है, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता आगे क्या कर रहा है, निष्कर्षता कहा जा सकता है तो प्रदेश में वास्तुकला के विकास एवं संरक्षण के साथ साथ कलाकृतियों का संरक्षण, अभिलेखीकरण एवं शैक्षिक गतिविधियों का संचालन इन संग्रहालयों द्वारा किया जाता है। ये संग्रहालय प्रदेश के ऐतिहासिक विकास का ज्ञान उपलब्ध कराने के साथ साथ भविष्य हेतु संरक्षण भी कर रहे हैं। जो अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं उनकी विशेषता, यानी कितने पुरातात्विक स्थल पाए गए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पुरातत्व निदेशालय का वर्णन कीजिए, यानी इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग कहता है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला भाग कहता है कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है। दूसरा भाग कहता है कि पुरातत्व निदेशालय यानी पुरातत्व विभाग के बारे में बताइए। तो थोड़ा सा बड़ा, पुरातात्विक स्थल क्या होता है, कितने पुरातत्व स्थल पाए गए हैं, जितने क्या कहते हैं पुराने राजा महाराजा रहे, हमारी सभ्यता जब से विकास हुई है, पाषाण काल से लेकर, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल हो गया, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता हो गई, उसके बाद हमारा महाजनपद काल हो गया, बौद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तानों का काल था, नवाबों का काल था, मुगलों का काल था, अंग्रेजों का काल था। तो पुरातात्विक स्थल तो किसके नहीं पाए होंगे, सबके पाए गए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मुख्य क्वेश्चन है पुरातत्व निदेशालय या पुरातत्व विभाग के ऊपर। तो पुरातत्व विभाग क्या है, इसको आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में यही भाग देख लेते हैं कि पुरातात्विक निदेशालय, जैसे हमने संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व निदेशालय या पुरातत्व विभाग के बारे में पहले पढ़ लिया, देख लिया।
तो उसी के बारे में सबसे देखते हैं, पुरातत्व निदेशालय विभाग का काम क्या होता है। तो प्रश्न का पहले लास्ट वाला जो ये प्रश्न है हमारा, नहीं लास्ट नहीं, 11 वाला जो ये है कि पुरातत्व निदेशालय का वर्णन कीजिए, तो इसका पहले यही पार्ट देख लेते हैं हम कि पुरातत्व निदेशालय क्या होता है। तो पुरातत्व निदेशालय क्या है, विविध पुरातत्व के स्थलों विविध पुरातत्व के स्थलों वहां से प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन करने, यानी जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, जैसे कोई पुराना स्थल मिल गया या फिर कोई वहां से सामग्री मिल गई, उनका अध्ययन करना है, रखरखाव करना है, संरक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमारी ने क्या किया था 1951 में, क्या किया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसका नाम थोड़ा सा बदलता रहा है, पुरातत्व विभाग, फिर हो गया उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, फिर आगे चल के फिर वही कर दिया गया, क्या, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, यानी आज हम कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग या राज्य पुरातत्व निदेशालय कहेंगे। ये क्या काम करता है, पुरातत्विक जो स्थल होते हैं वहां से प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन, रखरखाव, संरक्षण हेतु काम करता है। ये पुरातात्विक सर्वे भी करता है, सर्वेक्षण करता है, जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, स्मारक होते हैं, उनका संरक्षण करता है, प्रकाशन करता है और जन चेतना का विकास करता है। ये सारी चीजें काम करता है। अनेक पुरातात्विक सर्वेक्षण करके उत्खनन अभियान का संचालन करता है। सर्वेक्षण पहले सर्वे जाके करता है, फिर उत्खनन अभियान का संचालन करता है। इसके तहत इसने क्या क्या किया, काम किया, इसने अनेक पुरातात्विक स्थलों की खोज की है, मंदिर खोज निकाले हैं, खनन उत्खनन करके मूर्ति का मृदभांड के अवशेष प्राप्त किए हैं। यानी इन सर्वेक्षणों में अनेक पुरातात्विक स्थल, मंदिर, मूर्ति, मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से अगर देख लिया जाए, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं या कार्य क्या होते हैं, ये काम क्या करता है, ये काम क्या हो, इसके जो भी कर्मचारी होते हैं, जो पुरातत्व विभाग में, पुरातत्व निदेशालय में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है कि कैसे तुमको उत्खनन करता है, कैसे पुरानी जो चीजें हैं उनको सुरक्षित निकालते हुए कैसे पुरातात्विक काम करना है, पुरानी चीजों से नई चीजें, पुरानी चीजों के बारे में जानकारी करने, कैसे शोध कार्य करना, ठीक, कैसे उनको संरक्षण करना है। तो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है, परामर्श करता है। प्रदेश में उपलब्ध कह रहा है ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों का स्थानांतरण करता है। मान लो कोई पुरातात्विक स्थल है, वहां से कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, अब इसको भेजेगा अभिलेखागार में, तो यही उत्तर प्रदेश में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के जो अभिलेख होते हैं उनको स्थानांतरण करता है। शोध कार्य को सहायता प्रदान करता है, कोई रिसर्च करने वाला बच्चा है या कोई प्रोफेसर है तो उनको सहायता प्रदान करता है कि देखिए सर ये चीजें यहाँ मिली, ये चीजें यहाँ मिली, ये चीजें यहाँ मिली, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। अभिलेखों की रिपोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। रिपोग्राफी का मतलब होता है कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, अब वो आधा टूटा हुआ है, वो सही तरीके से नहीं है, सुरक्षित नहीं है, मान लो अगर संरक्षित नहीं है, मजबूत नहीं है, कोई ऐसे ताड़पत्र भोज पत्र मिल गए, अब क्या है कि वो खराब हो सकता है, तो उसकी रिपोग्राफी करके फिर से उसको तैयार करना है, उसकी नकल तैयार करना। यानी सीधी सी बात है कि अभिलेखों की रिपोग्राफी यानी कि रिप्रोडक्शन से बना है, रिप्रोग्राफी, तो ठीक है, रिप्रोग्राफी यानी रिप्रोडक्शन से बना है, तो उसको फिर से क्या कहते हैं, बनाना, तैयार करना, उसकी नकल तैयार करने, जीरोक्स तैयार करने से संबंधित है। ये काम करता है, इन कर्मचारियों को संरक्षण देता है, कोई ऐतिहासिक महत्व, प्रशासनिक महत्व का अभिलेख है उसको स्थानांतरण करता है, ठीक है, शोध कार्य में सहायता प्रदान करता है, अभिलेखों की रिपोग्राफी करता है, कोई अगर दिल्लक पांडुलिपि मिल जाती है, प्रपत्र मिल जाता है, अभिलेख मिल जाता है तो उसको संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई चीज, कोई स्थल मिलेगा, कोई नई चीज मिली तो उसको शासन को सूचना इस संबंध में उपलब्ध कराता है। समुचित वैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करता है, कोई जो स्थल है उसको संरक्षण प्रदान करेगा। अभिलेखों की महत्ता एवं ऐतिहासिकता के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। इन सब के साथ साथ यह प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण अंग, अभिलेखी धरोहर के प्रति जन सम्मान एवं छात्र छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निमित्त समय समय पर प्रदेश के विभिन्न भागों पर अभिलेख प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों का आयोजन करता है। प्रदर्शनी भी आयोजन करता है कि लोग अपने इतिहास को जाने। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली कला एवं संस्कृति के सम्यक संरक्षण यानी सही तरीके से संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन हेतु यह विभाग निरंतर रूप से काम करता है। जो अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अकबर काल में क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो जो अकबर का काल था वो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का समय था। इस समय अकबर जो भी निर्माण कार्य करा रहे हैं वो इंडो इस्लामी वास्तुकला शैली का समन्वय दिखाई देता है। यानी जो भारतीय निर्माण कला, हिंदुस्तानी जो भारतीय स्थापत्य निर्माण कला शैली थी और जो
इस्लामी स्थापत्य कला शैली थी, दोनों को समन्वय दिखाई देता है। कई जगहों पे ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जहाँ पे बुद्ध विहार की विशेषता देखने को मिलेगी, कई जगह ऐसी जो होगी हिंदू जो स्थापत्य कला थी उनकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो वही इसमें कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मुगल शासक अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रदेश में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का प्रयोग वृहत स्तर पर किया गया, बड़े पैमाने पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया। अबुल फजल तो यहाँ तक लिखते हैं कि बादशाह पहले अपने दिमाग को बना लेते थे, क्या बनाना, इसे बनाना, इसे नहीं बनाना, प्लान पूरा तैयार करते थे, फिर जो कलाकार होते थे, स्थापत्यकार होते थे, उनसे बनवाते थे। तो अबुल फजल लिखता है कि बादशाह अकबर अपने मस्तिष्क में भव्य स्थापत्य कार्य की पहले योजना बनाते थे, फिर उसे कलाकारों से मूर्त रूप देने के लिए कहते थे। अकबर के संरक्षण में विकसित होने वाली स्थापत्य कला शैली की प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है कि इसमें अकबर के समय भवन निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय पत्थर ईंटों का, ज्यादातर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया और ईंटों का भी प्रयोग किया जाए। सहतीरों का भी अधिकतम प्रयोग किया। सहतीर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझा पाऊं तो सहतीर का मतलब होता है, जैसे ये खंबा दिख गया, देखिए, जैसे हाँ, जैसे देखिए ये खंबा है, ऐसे करके ये छत मान लीजिए इतनी लंबी चौड़ी, यहाँ से यहाँ तक ये छत पड़ी है। अब ये कमरा हो गया पूरा, ठीक है, ये देखिए ये कमरा, अब ये सधेगा कैसे बीच में, तो सधेगा ऐसे कि सहतीरें लगा के ऐसे ऐसे पहले लकड़ी लगा दीजिए, पहले ऐसे लकड़ी लगा दी जाएगी, ऐसे लकड़ी लगा दी जाएगी, फिर उनमें एक क्रॉस लकड़ी लगा दी जाएगी, एक और पर उनके नीचे एक खंबा ऐसे लकड़ी का लगा दिया जाएगा, पत्थर का फिर एक लगा दिया जाएगा, ऐसे करके साध दिया जाएगा, उसी को कहते हैं सहतीर। तो भवन निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है, ईंटों का भी प्रयोग किया गया, सहतीरों का अधिकतम प्रयोग किया गया। अब मेहराबों का जो प्रयोग संरचनात्मक स्वरूप की अपेक्षा अलंकरण के लिए अधिक प्रयोग हो रहा था। मेहराब आप देखते होंगे, देखिए इधर साइड देख लीजिए, मेहराब क्या होता है, मेहराब होती है कि देखिए ये ऐसे गए, आप कोई अकबर अकबर बाबर ताजमहल वगैरह जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ये आपको हमेशा ये प्रवेश द्वार ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, आपको ये हमेशा ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे करके एंट्री होगी, तो यही कहते हैं मेहराबे। तो इनका प्रयोग क्या हो रहा था, इनका प्रयोग अब संरचनात्मक यानी भवन निर्माण के लिए, सहारा देने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादातर अलंकरण के लिए, यानी मेहराबों का प्रयोग अलंकरण के लिए। गुंबद निर्माण तकनीक का प्रयोग किया गया, निर्माण देखो उस समय गुंबद का प्रयोग बड़े पैमाने पर, यानी विशेषता लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग, सहतीरों का अधिकतम प्रयोग, अलंकरण के लिए मेहराबों का प्रयोग, गुंबद निर्माण तकनीक का प्रयोग। जो भी खंभे बनाए जा रहे हैं उनके जो अग्रभाग है वो बहुफलक युक्त है, यानी कई कोने निकाले गए हैं। खंभों और दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और पच्चीकारी का कार्य, खंभों एवं दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, यानी खंभों और दीवारों पर एक तो बहुफलक युक्त खंभे होते थे, यानी कई कोने होते थे उसमें, और साथ ही साथ उसमें खंभों में भी नक्काशी की जाती थी, पच्चीकारी, यानी बहुत ज्यादा डिजाइन बना जाता था, नक्काशी और पच्चीकारी। चमकीले चमकीले रंगों का प्रयोग, भित्तर दीवार भी प्रयोग होता था। चमकीले रंगों का प्रयोग, आकार अलंकरण की विविधता देखने को मिलती है। संगमरमर से भी कुछ निर्माण कार्य किया गया, संगमरमर से निर्मित मेहराबों को पशु पक्षियों के चित्रों द्वारा सुसज्जित। जो भी इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि जो भी निर्माण कार्य, जो भी संरचनाएं बनाई गई, उसमें जो भी जैसे ये मेहराब बनाई, उसमें पशु पक्षियों के चित्रों को सुसज्जित किया जाता था। देखो इस्लाम में तो मना है, पशु पक्षी नहीं बना सकते हो, ना कोई जीवित वस्तु बना सकते हो, बेल बूटे यही देखने को, लेकिन अकबर के समय में पशु पक्षियों के चित्र भी सुसज्जित किए जाते थे। यानी ये भी देख लो, अकबर द्वारा धार्मिक स्थापत्य के साथ साथ लौकिक विषयों से संबंधित भी स्थापत्य कार्य किए गए। खाली मस्जिद और मदरसे, मस्जिद और ये सारी चीजें नहीं बनाई गई, अन्य चीजें भी, महल वगैरह भी बनाए गए हैं। तो और चीजें देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अकबर के समय में जो भी निर्माण कार्य किया गया, अकबर के समय में जो निर्माण कार्य किया गया, ये प्रयागराज में एक किला जो अभी देखो इलाहाबाद में, जहाँ संगम के किनारे है, तो वो अकबर द्वारा बनाया गया है। जौनपुर में एक शाहीपुर अकबर ने बनवाया था। आगरा में भी बहुत ज्यादा कार्य किया, आगरे के किले का निर्माण किया। आगरे के किले में जहांगीरी महल, दिल्ली दरवाजा, अकबरी महल का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी में तो बहुत ही ज्यादा काम किया है अकबर ने। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, वहां भी जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा वहीं पे है, ठीक है। सलीम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। जोधा भाई महल, बीरबल महल, तुर्की सुल्तान का महल, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, ये सारी चीजें। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो आगरे का किला, जो आगरे का किला है वो हिंदू मुस्लिम हिंदू इस्लामिक, आगरे का किला जो हमारे आगरे में किला है, हिंदू इस्लामी भवन निर्माण पद्धति का मिला जुला सुंदर उदाहरण है। जो प्रयागराज किला है वो भी
इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है, हिंदू इस्लामी स्थापत्य की विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला शैली स्थापत्य कला की शैली भारतीय प्राचीन संस्कृति के विभिन्न तत्वों को समन्वित करने और मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में प्रस्तुत किया है। यानी अकबर की जो विचारधारा तो कि दोनों को हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता था, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फतेहपुर सीकरी में किया गया निर्माण कार्य स्थापत्य कला की शैली जो है प्राचीन संस्कृति भारत के प्राचीन यानी भारतीय प्राचीन संस्कृति के विभिन्न जो प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति थी उसके विभिन्न तत्वों को इस्लामी संस्कृति से समन्वित करने मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में पाषाण यानी जैसे विचारों के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में मिलाया, उसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसने मिला दिया। फिर क्या कहते हैं कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित जो बुलंद दरवाजा 176 फीट ऊंचा है, बुलंद दरवाजा एक प्रभावशाली निर्माण कार्य है। जो पंच महल है, हवा महल है, वो बौद्ध विहारों के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जोधा भाई महल है, वो भी हिंदू इस्लामी स्थापत्य शैली का उदाहरण। एक तुर्की सुल्तान का महल है, वो तो इतना अच्छा है कि उसको स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है, परसी ब्राह्मण ने कहा। निसंदेह निसंदेह मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल प्रदेश में वास्तुकला के विकास का महत्वपूर्ण युग था। इसके शासनकाल में निर्मित इमारतें वर्तमान में भी अपनी सुंदरता और विशेषता को प्रकट करती हैं। जो अगला है 13वां नंबर का हमारा क्वेश्चन, वो क्या कहता है, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला विरासत उत्तर प्रदेश में वास्तुकला विरासत की एक लंबी श्रृंखला दिखती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में वास्तुकला विरासत, अगर वास्तुकला विरासत उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हमारे पाषाण काल से लेकर, ठीक है, हड़प्पा काल आ गया, जो छठी सदी ईसा पूर्व बौद्ध काल आ गया, महाजनपद काल जिसको कहते हैं, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन काल, और जो राजपूतों के काल में हमारे यहाँ पे भी कुछ निर्माण कार्य हुआ है, जैसे गढ़वालों ने निर्माण कार्य कराया है। ठीक है, गढ़वालों ने निर्माण कार्य कराया है, चंदेलों ने निर्माण कार्य हमारे यहाँ पे कराया है। तो वास्तुकला उनकी सबकी वास्तुकला हमको देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे सुल्तानों की जैसे कि सरकी सल्तनत ने भी बहुत ज्यादा निर्माण कार्य कराया है, जौनपुर में कोई मुगलों ने भी निर्माण कार्य कराया है, हमारे फतेहपुर सीकरी में देख सकते हैं, आगरा नगर की स्थापना हुई है। फिर अगर हम बात करें, मुगलों ने निर्माण कार्य कराया है, नवाबों के समय में बहुत ज्यादा स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य हुआ है, अंग्रेजों के समय में यूरोप वासियों ने जो बहुत ज्यादा कार्य किया है, तो उन सब का वर्णन अगर संक्षेप में करना हो तो कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से, आसान क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश में वास्तुकला विरासत की एक लंबी श्रृंखला दिखती है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन पालने में से एक है, सबसे प्राचीन पालने में से एक है। भारतीय संस्कृति विरासत की जड़ें, जो भारतीय संस्कृति और विरासत की जड़ें उत्तर प्रदेश में खोजी जा सकती है। राज्य ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न विजेताओं का एक विविध और गतिशील अतीत देखा। यानी बहुत सारे, अगर प्राचीन काल से लेकर के अभी तक देखोगे तो उत्तर प्रदेश बहुत सारे शासकों के शासन काल में आया है। वो चाहे राजपूत हो, चाहे चंदेल हो, चाहे गढ़वाल वंश हो, चाहे इस्लामिक शासन हो, बहुत सारे शासकों के शासन काल में, नवाबों के शासन काल में आया, सरकी शासकों के शासन काल में। यानी राज्य ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न विजेताओं का एक विविध और गतिशील अतीत देखा है। परिणाम स्वरूप विभिन्न मान्यताओं परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण बना है हमारे यहाँ पे। इसे कला, वास्तुकला, साहित्य और कला के दृश्य अवशेषों के रूप में इसको देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला हम प्रारंभिक पाषाण काल की भी देख सकते हैं, हड़प्पा काल में, वैदिक काल में। वैसे तो कुछ कोई स्थल वैदिक काल का मिला नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें यही कह सकते हैं, वैदिक काल का कोई स्थल तो मिला नहीं है, ना कोई वास्तुकला मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उत्खनन कार्य कराएं तो उस जगह में वहां पर मिल सकता है, तबे होने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए हमको जो पुरातात्विक स्थल हैं जो पुराने हुए की, उनमें उत्खनन कार्य करवाना चाहिए। तो वैदिक कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, अवध के नवाब के समय में, स्वतंत्रता पूर्व, मुगल कालीन, ये सारी चीजें बता दो। तो पाषाण व हड़प्पा कालीन कौन सी स्थापत्य मिली है, तो मिर्जापुर जिले में हम अगर जाते हैं, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में, तो विंध्य पर्वतमाला में आदिम पुरुषों, जो हमारे आदि जो पुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा बनाए गए चाक चित्रों, यानी चाक से, चूने से चित्र बनाते थे गुफाओं के अंदर, गहरे चाक चित्र, गहरे लाल रंग के चित्र बड़े पैमाने पर पाए गए। तो इनको स्थापत्य कह सकते हैं, चित्रकला इसको कह सकते हैं। तो पाषाण व हड़प्पा युगीन स्थल में क्या है कि मिर्जापुर चले, इलाहाबाद में अगर
देख ले तो बेलन घाटी क्षेत्र हो गया, मिर्जापुर में क्षेत्र हो गया, इन सारे क्षेत्रों में मिला हुआ है। अतरंगी खेड़ा हो गया, कौशाम्बी हो गया, सौंफ में पाषाण युगीन बर्तन खोजे गए हैं। राज्य में हड़प्पा कालीन भी स्थल, यानी ज्यादा स्थलों का ज्यादा तो नहीं पाए गए हैं, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे अपने पतन की ओर थी, यानी शीर्ष से नीचे आ रही थी, तो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, कुलास, बड़ा गांव, ये सारी चीजें यहाँ पे पाए गए। प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति होती है, यहाँ से विभिन्न शहर निकलते हैं। संभव है, अब ये कह रहे हैं संभव है सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताओं के बीच का संबंध इस राज्य में पाए जाने वाले प्राचीन स्थलों के खंडहरों के नीचे दबे हुए हों। यानी अभी तक कुछ पाया तो नहीं गया है वैदिक सभ्यता का, लेकिन संभव है कि अगर हम खोदेंगे, खनन करेंगे तो कुछ निकल आए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या स्थापत्य कला की विशेषताएं देखने को मिलती है। राज्य ने दुनिया को बौद्ध धर्म से परिचित कराया। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अगर बात करें तो राज्य ने हमारे, देखो जन्म तो बौद्ध धर्म जैन धर्म का वहां पर हुआ था, बिहार में होता, लेकिन यहाँ पर ही गौतम बुद्ध और महावीर ने ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। बड़े स्तर पर यहाँ के राजाओं ने उनको संरक्षण प्रदान किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाया, तो बौद्ध धर्म से दुनिया को परिचित किया, जिससे कालांतर में विश्व को नवीन वास्तुकला और स्थापत्य शैली से अवगत कराया। तो यानी बौद्ध धर्म से ही प्रभावित होकर तो बड़े पैमाने पर स्तूप बनाए गए, विहार बनाए गए, मंदिर बनाए गए। ठीक है, जो बुद्धों की मूर्ति, जो बुद्ध की पहली बार जो मंदिर बनना चालू हुए, वो भी बुद्धों से ही, बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, बौद्ध परंपरा से संबंधित थे। जो मूर्तियां, पहली मूर्ति कहते हैं कि कुषाण के समय में बुद्ध की बननी चालू हुई थी। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। निश्चय ही नगरों के ने स्थापत्य ढांचे को मजबूत किया। मौर्यकालीन की अगर बात करें तो मौर्यों के उदय के साथ राज्य में कला के इतिहास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब मौर्य आए, जैसे अशोक के समय में देखो कितने कार्य हुए। अशोक के सभी स्तंभों का निर्माण चुनार, जो मिर्जापुर सोनभद्र का क्षेत्र होता है वहीं पड़ता है चुनार, वहीं से अशोक के जितने भी स्तंभ है चुनार से लाए गए पत्थरों से किया गया है। सारनाथ, अशोक ने सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मेरठ, संकिसा में अशोक द्वारा क्या किए गए हैं, प्रस्तर स्तंभ यानी स्तंभों की निर्माण कराया गया। कुषाण काल में निर्मित सारनाथ के मंदिर, कुषाण जो वंश था वो भी सार मठ बना रहा है, स्तूप बना रहा है, बौद्ध मंदिर बना रहा है। यानी कुषाण काल में निर्मित सारनाथ के मठ, मंदिर, स्तूपों के खंडहर आज भी विद्यमान है। मथुरा कला जो है कुषाण काल के दौरान अपने शिखर पर पहुंच गई। बुद्ध की मानव रूपी छवि इसी काल की देन है। गुप्त युग में क्या क्या मिला, भारतीय कला के इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जिन बिल्कुल पत्थर निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ईंटों से निर्मित कानपुर का भीतरगांव मंदिर स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण। मध्यकाल में क्या मिलता है, मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में वाराणसी, कलिंजर, कन्नौज आदि स्थानों पर विभिन्न निर्माण गतिविधियां देखने को मिलती हैं। गहरवाल शासन के दौरान, चंदेल शासकों के दौरान, हर्षवर्धन के समय में बहुत सारे निर्माण कार्य देखने को मिलते हैं। मुगल काल में भारतीय और मुस्लिम शैली के समन्वय से वास्तुकला और चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचे। अनेक किलों, बगीचों, मस्जिदों, मकबरों का निर्माण कराया गया, साथ ही विभिन्न दृश्यों को उकेरा गया। फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य कराया गया। फतेहपुर सीकरी का किला, आगरा का किला, प्रयागराज का किला, लाल किला, ताजमहल इस कला के प्रमुख स्थापत्य है। अवध के नवाबों के शासनकाल काल में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वेधशाला, नवाबों ने पुरानी परंपराओं को जीवित रखा। काफी आकर्षक मस्जिद, उद्यान, इमामबाड़े बनवाए। यूरोप वासियों के आगमन से एक नवीन स्थापत्य शैली का विकास देखने को मिला। आधुनिक काल में राज्य ने धर्मनिरपेक्ष भवनों का बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराया। प्रकृति में उपयोगितावादी होने और सभी स्थापत्य संबंधी ढोंगों से रहित उत्तर प्रदेश ने वास्तव में वास्तुकला के इतिहास में एक नए स्वर्ण युग की या नए युग की शुरुआत करी।